Okay. So Zia sir, your hand is still raised. जी बताएं. इफ यू वांट मी टू फर्दर एलैबोरेट, तो जो Yeah, भी you आपके can. एक्शंस होते हैं, हाँ, जो भी आपकी लाइफ में एक्शंस होते हैं वो किसी ना किसी सोच के ताबे होते हैं। तो जैसे Actually, इन्नमल yes. आमालु बिन्नियात है, यानी कि अमल की Yes. बुनियाद नीयत पे है, तो नीयत जो है ना वो फलसफा है। तो कोई भी अमल Exactly. इंसान कोई भी अमल जो है वो बगैर फलसफे के कर ही नहीं सकता, ये उसके माइंड की लिमिटेशन है। Actually, yes. तो तो जो भी आप करते हैं वो किसी ना किसी फलसफे के जेर असर करते हैं, Yes. जानते बूझते, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। या तो आप Yes. कंडीशनड होते हैं, या आप रिक्रूटेड होते हैं, या कोई भी वजह हो, या आपकी मतलब कल्चर है, हिस्ट्री है, फिजिकल है, ज्योग्राफी है, या कुछ भी आप उसकी रीजन तलाश कर लें, लेकिन बगैर फलसफे के इंसानी अमल जो है वो, यानी हैवानियत से इंसानियत का सफर जो है वो बगैर फलसफे के मुमकिन ही है। तो I agree, हैवान sir. इंसान तो इंसान का जो भी काम है, जो हैवानी अ, सलाहियतों के अलावा है, वो सब फलसफे के जेर असर। Yes, अब actually. इसके अंदर, हाँ, अब इसमें फलसफे के अंदर ये कि आप अ, इंसानी दिमाग जो भी जिस तरह काम करता है, तो वो फलसफे में शुमार होता चला जाता है। फलसफा बेसिकली जैसे पीक ऑफ एलिगेंस है, मतलब कि Yeah. Okay. जैसे, Okay. हाँ, जैसे हजरत अली की जो किताब भी है, तो मतलब जो इंसानी सोच की मेराज है, जो इंसान को अल्लाह ताला ने एक चीज बख्शी है जिसकी वजह से उसने दुनिया की हर चीज को मुसख्खर कर ली, उस Yes. उसका इल्म जो है ना वो फलसफा। दैट्स हाउ आई बिलीव। Yes. You talk brilliantly. Elaboration काफी था. ठीक था. So अब हम इसको एक बार conclusion में चले जाते हैं. Philosophy is actually a, yeah, the love for wisdom. Yes. So philo and Sophic, the love and the wisdom. अल्लाह सुब्हान व तआला ने जिस बेस के ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फौकियत दी थी बाकियों पर, वो इल्म था. सो इल्म इज रिलेटेड टू द हिकमा. ओके. तो कुरान को किताबुल हिकमा भी कहा जाता है. सो हिकमत क्या उस चीज का, वो हिकमत या वो नॉलेज किस तर्ज का बिलीफ सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, और वो बिलीफ सिस्टम जिससे आपका एक एक एक्शन निकलता है, राइट. तो दैट्स व्हाट एनकम्पासेस द फिलॉसफी. ओके. ओके, तो हमने अभी फिलोसफी की बात कर ली. सो नाउ हु इज गोना टेल मी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिलोसफी. जिया सर, आपने बहुत अच्छा बताया. अब फलसफा कितना जरूरी है और लाइफ की किस किस चीज को से फलसफा रिलेट करता है. सो नाउ हु इज गोना टेल, समवन प्लीज. ओके, मैं चूज कर लेता हूँ. फाहद. फाहद, आप बताएंगे कि फलसफा कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, और लाइफ की किस किस चीज से रिलेट करता है. फाहद, यू विद अस? आपके थॉट प्रोसेस जो है, जो चेंज होते हैं वो फलसफे के थ्रू ही चेंज होते हैं। और अफकार जिनको सोच कहते हैं, किसी भी माशरे की जो सोच है। Yes, I agree to you. I agree to you. So I think father is not with us, और कोई इशू हो सकता है. वेल थिंग इज कि अगर आप देखें ना, कोई भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस देखते हैं, इवन अगर आप मॉडर्न डे के अंदर अमेरिका को देखते हो ना, तो अमेरिका एक फलसफे के तहत अपनी अपने आप एक पावर के अंदर है, और वो फलसफा वो कैपिटलिज्म है, राइट. मॉडर्न डे में आप सेकुलरिज्म देखते हैं, आप कम्युनिज्म देखते हैं, आप सोशलिज्म देखते हैं, इवन आप इस्लामिज्म देखते हैं, राइट. सो फलसफा इज अ सेंट्रल फिगर जिसके ऊपर आप अपनी मामूलात को, जहाँ से आप मामूलात का मतलब फलसफा वो सोर्स है जहाँ से आपके मामूलात निकलते हैं. और जब वो सोर्स पक्का हो जाता है ना, उसके ऊपर फिर आपकी पार्ट्स बनती हैं, जिस तरह हमने पिछले सेशन के अंदर बात की थी कि फलसफा इज एक्चुअली द सेंट्रलाइज्ड बिलीफ सिस्टम
जिसके ऊपर सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है, जो पावर है, वो सेंट्रलाइज हो चुकी होगी। और फिर हमने खिलाफत की बात की थी कि खिलाफत, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ खिलाफत। तो खिलाफत की डेफिनेशन ये थी कि खिलाफत इज सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम्स। और सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी है कि सेंट्रलाइज पावर हो, ठीक है। और सेंट्रलाइज पावर और पावर को एक जगह पर इकट्ठा करना या रिसोर्सेज को एक जगह पर इकट्ठा करना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आइडियोलॉजी या फलसफा या बिलीफ सिस्टम वो भी सेंट्रलाइज हो जाए। ओके। और वन मोर थिंग कि अगर हम मॉडर्न डे के अंदर बात करते हैं कि हमें खिलाफा कायम करना है या सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम्स कायम करनी है, तो सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स या उस सेंट्रलाइज पावर ऑफ मुस्लिम्स के लिए बहुत नेसेसरी है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं मुसलमानों के, वो सेंट्रलाइज हो जाएं। और उस सेंट्रलाइज रिसोर्सेज की गैदरिंग के लिए सेंट्रलाइज आइडियोलॉजी, सेंट्रलाइज फिलोसफी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सोर्स होगा जो एक एक चीज को परवान चढ़ाएगा, ठीक है। तो अगर आपने हमने इस रोड मैप की भी बात की थी कि अगर खिलाफत कायम करनी है तो सबसे पहला, सबसे बुनियादी चीज है कि हम इस्लामिक फिलोसफी को या इस्लामिज्म को सेंट्रलाइज कर दें, आइडियोलॉजी को सेंट्रलाइज कर दें। अब वो सेंट्रलाइज आइडियोलॉजी क्यों नहीं हो सकती? जस्ट बिकॉज वी हैव सेक्ट्स। जब हमारे पास सेक्ट्स हैं, हमारे पास फिरके हैं, तो चीजें सेंट्रलाइज नहीं, चीजें डिसेंट्रलाइज हो रही हैं। कुछ पावर और कुछ अच्छाइयाँ बुराइयां इस फिरके के पास हैं, कुछ अच्छाइयाँ बुराइयां इस फिरके के पास है। ओके। सो वन थिंग कि अल्लाह की तौहीद बहुत जरूरी है, और तौहीद एक बहुत अच्छा फैक्टर है। हमारे यहाँ क्या हुआ कि अहले हदीस या वहाबीस वगैरह, उन्होंने ये तौहीद के फैक्टर को पकड़ा और उसके कॉस्ट के ऊपर अपनी कुछ बुराइयां स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो उन्होंने एक अच्छाई या इस्लाम का एक पैटर्न, इस्लामिक फिलोसफी का एक बहुत बड़ा फैक्टर, एक बहुत बड़ा पिलर जिसे हम तौहीद कहते हैं, वो पकड़ा। ओके। दूसरों ने क्या पकड़ा? किसी ने हुब्बे आली पकड़ लिया, किसी ने हुब्बे साहबा पकड़ लिया, या किसी ने हुब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ लिया। तो हर एक के पास इस्लामिक फिलोसफी की कोई ना कोई चीज मौजूद है। लेकिन मसला क्या होगा कि वो चीजें सेंट्रलाइज नहीं कर रहे, और उन्होंने जो फैक्टर एक पकड़ा जो कि सच है, हर फिरके के पास कुछ ना कुछ सच है, लेकिन उसने उस एक चीज जिसको पकड़ा है उसको एक कॉस्ट बना लिया हुआ अपनी बाकी करतूतों का, कि हमारी ये करतूतें छुपा किस रहे हैं इस लेबल से। लेबल क्या है? वो फैक्टर जो, या वो पिलर जो उन्होंने इस्लामिक फिलोसफी से निकाला हुआ है। सो दिस आर द थिंग्स। ओके। अब हमने इतनी डिस्कशन काफी है, अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। एंड द थिंग इज कि, हाँ, मैं रिपीट कर दूं कि असाइनमेंट के मुतालिक अब मैं दोबारा एक बार डिस्कस करेंगे सेशन के एंड के ऊपर। ओके। सो यस, अब हम चलते हैं रिगार्डिंग और टुडेज टॉपिक। ओके। लेट मी शेयर। आई होप को मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही होगी, राइट? Yes, for sure. ओके ओके ओके। सो हियर इज दी फितना डिस्कोर्स सीरीज। यस। जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं कि आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोप रहेगा, ग्रीक्स, द डार्क एजेस एंड द रेनेसांस पीरियड, राइट? जस्ट बिकॉज सेकंड सेशन है, हम इसको 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 और इसको, इन चारों को, इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोप को, ग्रीक्स को, डार्क एजेस को, रेनेसांस पीरियड को आज कवर करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में हमारा एनलाइटनमेंट होगा, उससे नेक्स्ट सेशन में मॉडर्निज्म, और उससे नेक्स्ट सेशन के अंदर पोस्ट मॉडर्निज्म। और जो हमारा सिक्स सेशन होगा उसके अंदर हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, इन सब के से प्रॉब्लम्स निकालने के बाद, राइट? सो अगर हम ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि हम एक्चुअली प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक्चुअल में इनके फिलॉसफी में अगर फिल्थ है, या मॉडर्न डे में डिजायर्स न्यू गॉड है, तो उसकी हिस्ट्री क्या है। और तो फिर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री है ना उनके फलसफे की, वो हमें प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाएगा कि एक्चुअली उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, राइट? सो जब हम प्रॉब्लम्स निकाल लेंगे इन 5 सेशंस में, हम छठा सेशन करेंगे रिगार्डिंग, वी विल गो फॉर द सॉल्यूशंस। ओके। सो यस, ये हो गया। ओके। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, इट वुड बी अकॉर्डिंग, एक मिनट। ओके। सो द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ यूरोप। जब हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ यूरोप को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा? ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोप, द ग्रीक्स, द रोमन्स,
the Dark Age and the Medieval Age and the Renaissance period, as I told you guys abhi. Okay, so a brief introduction of Europe. So कौन पार्टिसिपेंट्स में बताएगा कि यूरोप क्या है? I want your input time by time. समन प्लीज बताए हमें कि यूरोप क्या है, व्हाट इज यूरोप, क्या कंट्रीज हैं, क्या पॉलिटिक्स है। अगर किसी को बस कुछ थोड़ा बहुत पता है तो वो कंट्रीब्यूट करे। ओके जयासो, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, और इसको पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वेस्ट का सरखेल है। मतलब ये वेस्टर्न जो भी थॉट प्रोसेस है उसको लीड यही करता है। अच्छा, हमें यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? वो इस वजह से आई बिलीव के, क्योंकि जो 50-60 मुसलमान मुल्क इस वक्त हैं दुनिया में, वो सारे जो है वो या तो ब्रिटिश कॉलोनीज थे या फ्रेंच, तो इक्का दुक्का स्पेन और पुर्तगाल। तो जो भी हमारा थॉट प्रोसेस है वो बेसिकली इन्हीं का इनहेरिटेड थॉट प्रोसेस है। तो बीइंग, अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि वो लोग किस तरह सोच रहे हैं, तो आपको यकीनन उनकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, उनकी फिलॉसफी, यानी कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, उनका जो एक सफ़र है, फिक्री सफ़र है। जिस तरह हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो हमारा भी एक फिक्री सफ़र है, तो इस तरह उनका भी फिक्री सफ़र है। लेकिन उनका जो फिक्री सफ़र है वो हमारे ऊपर असर रख रहा है क्योंकि हम गुलाम थे। तो जब मगलूब होते हैं तो फिर जो आप पे गालिब होते हैं उनका असर आप पे होता है। और ये हर गालिब फिलॉसफी का हक भी है दुनिया में भी कि वो अपने मगलूबों को मुतासिर करे अपने फिलॉसफी से, या जो जिस चीज़ को वो जिंदगी के लिए बेहतर समझते हैं वो उसमें फिर हमको भी उसके फ्रूट्स, उनके सेंस में जो फ्रूट्स हैं वो शेयर करें। तो यूरोप जो है बेसिकली, हम बुनियादी तौर पे जो हमारा क्लोजेस्ट लिंक बनता है वो हमारा तो ब्रिटिश कॉलोनी के तौर पे, और मेन ब्रिटिश और फ्रांस हैं। और ये दो ऐसे मेन मुल्क हैं जहाँ पे ये सारे, वैसे तो जर्मनी इटली भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिनका जो असर हम मुस्लिम दुनिया में देखते हैं वो बरतानवी और फ्रांसीसी जो थिंकर्स और उनके जो फिलोसफर्स हैं वो उनका नजर आता है। और इसी, अब ये जो जैसे आपने बताया कि ये सफर शुरू जो है वो ग्रीस से हुआ है, वो खुद जो कहते हैं, अब वो मतलब यकीनन जब आप किसी का नजरिया सुनते हैं तो उसकी जबान से सुनते हैं, तो उनके ख्याल में उनका जो फिक्री सफर है वो ग्रीस से स्टार्ट होता है। और वहां से जो है उसके बाद फिर ये एक रोमन है, उसके बाद फिर डिसकंटिन्यूएशन है, फिर रेनेसां है, और फिर आगे फर्दर इंशाल्लाह जैसे आप बताएंगे। तो अभी जो यूरोप उस जमाने में, मतलब यूरोप तो उस जमाने में ये बरतानिया और फ्रांस तो थे भी, मतलब ये हंटर गैदरर्स से, ये कोई इनकी सिविलाइजेशन तो थी नहीं। तो जो पहली सिविलाइजेशन जो मिलती है जहाँ डेमोक्रेसी की रूट्स मिलती हैं, जहाँ वो सिटी स्टेट्स हैं जो कि ग्रीस में पाई जाती थी, जो एथेंस और स्पार्टा वगैरह, तो इस हवाले से ये पढ़ना जरूरी है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ओके, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, यू आर राइट। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोप। तो हम यूरोप के ऊपर बात करते हैं। एक कॉन्टिनेंट है जिसके 22 मेंबर्स नेटो का हिस्सा है। वर्ल्ड के एक बहुत बड़े जीडीपी कंट्रोल कर रहा है आज डेज के। अमेरिका का एलाय है जो कि एक्चुअल में शैतान बुजुर्ग है अकॉर्डिंग टू खामनाई साहब। और मुसलसल ये कि एक अपना यूरोपीय यूनियन है जो कि अपनी हिस्ट्री को, अपनी सिविलाइजेशन को बड़े संभाल के रखे हुए हैं।
इवॉल्व, सेकुलरिज्म इवॉल्व यहाँ पर हुआ, और जो कॉलोनीज हमारे यहाँ नजर आती हैं वो सब के सब, जैसे कि जैसा आप बता चुके हैं, वो यूरोप से आई थी। यस। और जो कल्चरल और जो डोमिनेंस है, मैंने देखे, मैंने हुडी पहनी हुई है और मैंने नीचे टी शर्ट पहनी हुई है, डेट्स नॉट माई कल्चर, डेट्स अ यूरोपियन कल्चर, राइट? ये यूरोप कल्चर ऑफ वेस्ट है। सो वो किस तरह से एक डोमिनेंट साइकोलॉजी, एक डोमिनेंट फिलोसफी हमारे ऊपर आई और अपनी इकदार देकर हमें चले गई, और हमारा एक जायचे अक्ल, जिसे हम थॉट प्रोसेस कहते हैं, वो किस तरह से उन्होंने मुरतब किया और क्या क्या मामूलात थे। तो इसके अंदर हमें यूरोप का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ओके, इसके अलावा हमें यूरोप के अंदर के चले जाएं तो इटली नज़र आता है, वेटिकन सिटी दी, उससे हमें होली रोमन एम्पायर नज़र आती है। अगर हम चले जाएं साथ फ्रांस में तो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन नज़र आता है, हमें फ्रांसीसी बड़े बड़े फिलासफर नज़र आते हैं, नीलबर्ग से नज़र आते हैं। और उसके साथ हम जर्मन देखें तो एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग नज़र आते हैं, जिसके अंदर हमें फ्रेडरिक नीत्शे नज़र आते हैं, इवन के जो मार्टिन लूथर थे, जिन्होंने एक्चुअल में रेफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट किया था। सो ही वाज एक्चुअली अ जर्मन फिलोसोफर एंड अ प्रीस्ट। ओके, उसके अलावा हमें जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट नज़र आते हैं, who actually gave us द एजुकेशनल पॉलिसी, ठीक है, वो एजुकेशनल थीरिस्ट है। इसके अलावा हमें जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट हो गया, एडम बिशाप नजर आते हैं, और नीचे का मैंने जिक्र कर दिया हुआ। इसके अलावा और पैक्स पीछे चले जाएं थोड़े से, हमें थॉमस हॉब्स नजर आते हैं, और वगैरह वगैरह बहुत बड़े बड़े फलसफी। सो जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, इटली आ गया। उसके ऊपर चले जाएं तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। इधर जरा थोड़ा सा इधर इस तरफ आ जाएं तो वी हैव दी स्पेन, अंदलुस, और उसके अलावा पुर्तगाल, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोप हमने कर लिया, इसके बाद a brief summary of European history. Okay, so guys, now I'm gonna speak to you guys. That's not important क्योंकि जो एक्चुअल थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था वो स्टार्ट हो रहा था रेनेसांस पीरियड के अंदर से, तो हमारा एक्चुअल कंसर्न रेनेसांस पीरियड होना चाहिए। इसका पढ़ना क्यों जरूरी है? बिकॉज इसके अंदर चीजें इन रूटेड हैं, राइट? सो हम इसको बहुत ब्रीफली और बहुत क्विकली इन चीजों को करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें जल्द से जल्द रेनेसांस पीरियड तक पहुंचना है। अब बात करते हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ ब्रीफ समरी ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। तो इसमें हमें एक प्री हिस्टोरिक यूरोप नजर आता है। प्री हिस्टोरिक यूरोप के अंदर हमें 2.5 मिलियन ईयर्स बैक टू 600 बीसी। 2.5 मिलियन ईयर्स बैक से हमें लाइक वही स्टोन एज, जब इंसान इस तरह से इवॉल्व नहीं थे और उनके पास टेक वगैरह नहीं था, इस तरह से व्हाट वी से के इल्म एग्जिस्ट नहीं करता था, टेक्निक एग्जिस्ट नहीं करती थी, से लेकर 600 बीसी तक का यूरोप, राइट? So that's not our concern. That the thing, the next thing is the classical antiquity. तो classical antiquity के अंदर हमें नजर आता है द प्री प्लेटोनिक एंड द प्री सोक्रेटिक यूरोप, उधर के फिलोसफर्स, उसके बाद ग्रीसो रोमन सिविलाइजेशन। सो क्लासिकल एंटिक्विटी का जो पीरियड है वो 600 बीसी से 500 एडी तक है। 600 बीसी के बाद हमें क्या नजर आता है? हमें एंशियंट ग्रीस सिविलाइजेशन नजर आती हैं और उनकी बड़ी बड़ी कौमें नजर आती हैं। और एंशियंट ग्रीस सिविलाइजेशन के बाद हमें क्या, हमें रोमन्स नजर आते हैं, राइट? सो हम उसके बाद बात करेंगे यूनानियों की, जिसके अंदर हम जाएंगे पाइथागोरस, प्लेटो, फू, सिंह, अरिस्टोटल, सॉक्रेट्स, हरकुलिटिस, इसके अलावा डियोगमीज, इसके अलावा पाइथागोरस की बात कर दी, वगैरह वगैरह, बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, ठीक है। और देन वी विल गो अबाउट द डार्क प्लस द मिड एवल एज, के जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर गिरी 500 एडी के अंदर और क्लासिकल एंटीक्विटी का खत्म होता है, उसके बाद एक डार्क एजेस नजर आती हैं, देन द मिड एवल एज। मिड एवल एज के अंदर क्या था? हमें 8 और 9 सेंचुरी के अंदर भी एक छोटे लेवल का रेनेसांस नजर आता है, लेकिन बड़ा रेनेसांस एक्चुअल में वही है जो 14वीं सदी के अंदर नजर आता है। एंड देन द एज ऑफ एनलाइटनमेंट एंड द मॉडर्न डे यूरोप। अब अगर हम हिस्ट्री ऑफ यूरोप की बात करें तो हम इसकी 5 डिवीजन कर सकते हैं, जिसमें से हमें वी विल सी द प्री हिस्टोरिक यूरोप, the classical antiquity, the dark ages, the medieval ages, the age of enlightenment, and the modern day Europe, right? So modern day Europe is from like 1780 till today. The age of enlightenment is from the 1580 to 1780, involves some part of the Renaissance period. And before that, we had the dark ages plus the medieval age. That was not a good time for the Europe. And we see like like disordered civilization, no sense of tradition there, no sense of art, culture, no philosophy. And we say some of the, what we guys talk about, Vikings and their like their devastation, और उन्होंने किस तरह से रूथलेसली यूरोप को इन्वेट किया और
conquering की वगैरह वगैरह. Before that is the classical antiquity and the prehistoric Europe. Okay guys, and ये एक brief summary थी यूरोप की. इसके बाद आते हैं ग्रीक्स. सो ग्रीक्स के अंदर हमें प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स नजर आते हैं. हमें सोक्रेट्स का तो पता है, सबको आइडिया होगा सुकरात का, द पर्सन हु ड्रैंक द पॉइजन, और जिसका एक स्टोइक मेथड था, सोक्रेटिक मेथड था, और जो एक्चुअल में जिस शख्स ने philosophical establishment की थी, और जो the most effective and the prominent philosopher in the Greek history. So हमें प्री सोक्रेटिक philosophers नजर आते हैं, जिनमें से कुछ नाम थेल्स, हेराक्लिटस, पारमेनिडस. इसके अलावा हमें पाइथागोरस नजर आते हैं. हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड द एनेक्सिमेंटो. ओके, द सोक्रेटिक मेथड. ग्रीक्स के अंदर अगर आपने फलसफा पढ़ना है तो द सोक्रेटिक मेथड का पता होना बहुत जरूरी है. So, do anyone of you guys have the idea what is the Socratic method? Guys. Who is going to tell me के Socratic method क्या है? Okay, Sayyida Khadija, you are going to tell me Socrates. इनका Okay. कहना था कि सवाल किया जाए, हर चीज के yes. बारे में सवाल किया जाए. Yes. Yeah. Brilliant. Anyone else? चले, ठीक है, मैं बता देता हूँ. Socratic method था कि ना whatever exists around you, question that. और इन्होंने एक सेंस ऑफ एम्पिरिसिज्म दी थी. मैंने एम्पिरिसिज्म पे पहले भी बात की हुई है. सेंस ऑफ के जो 5 सेंसेस परसीव कर सकती हैं वही नॉलेज है. दैट्स एक्चुअली एम्पिरिसिज्म. कि साइंस के अगर आप देखो ना, साइंस की डेफिनेशन की तरफ जाओ, कि इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं जिनके ऊपर हाइपोथेसिस बिल्ड होते हैं और थ्योरीज निकलती हैं. तो साइंटिफिक एडवांसमेंट की बेस एम्पिरिसिज्म पे होता है, क्योंकि नॉलेज गैदरिंग के अंदर जब पैटर्न इकट्ठे करने जाते हो तो पैटर्न्स के अंदर आपको आपकी सेंसेस बताती हैं. तो सोक्रेटिक मेथड ये था कि वट एवर अराउंड यू, see that, observe that and question that. Okay, उसके अलावा सोक्रेटिक मेथड में हमें ये चीज नजर आती है, go and talk. The more you have dialogue, the more knowledge you will gather. Okay, so सोक्रेटिक मेथड ये है. Okay, और इसके अंदर क्या था कि स्टूडेंट्स और टीचर्स का एक बाकायदगी के साथ जो एक मुकालमा साजी थी, वो सोक्रेटिक मेथड के अंदर नजर आती है, जो कि एक्चुअल में सुकरात ने किया था. ओके, आप में से किसी को पिलोपिनोसियन वॉर का आइडिया हो? नहीं है. ओके, नहीं, मैं बता देता हूँ. ओके, जिया, जिया सर. ओके, आई वाज होपिंग फ्रॉम यू. बताएं. बेसिकली ये जो अ, वो- दो पीरियड्स हैं. एक तो उसने डॉक्यूमेंट जो हिस्ट्री का जो बंदा है, डेमोक्रेटस है आई बिलीव. दो पीरियड्स हैं. एक तो रोमन, सॉरी, ग्रीक ग्रीक पर्शियन वॉर्स है, और उसके बाद पैनिक वॉर्स है. बेसिकली हुआ ये था कि ये जो जमाना था 500 बीसी से फर्स्ट एडी तक का, तो इसमें ग्रीक स्टेट्स थी, सिटी स्टेट्स थी, स्पार्टा और एथेंस और मैसेडोनिया. तो अब ये जो स्टेट्स थी जो अब ग्रीस और इटली है उसके अंदर ही थी. तो ये इनका मुकाबला था. ये वेस्ट कहलाते थे और ईस्ट में पर्शियन एम्पायर थी. तो इनकी आपस में जंगें होती थी. और उसी का सबसे पहले जो है, जो रिटिन हवाला मिलता है ये प्री सोक्रेटिक एज में, तो उन्होंने हिस्ट्री नोट की थी. उसके बाद फिर ये हुआ कि जब पर्शिया ने अटैक किया, वो बैटल ऑफ मैराथन और दूसरी एक दो बैटल्स हुई, उसमें ये कि एथेंस ने अपने आप को बचा लिया. तो उसके बाद जो विद इन द ये सिटी स्टेट्स वॉर्स हुई थी, इनको पॉलिनेपेनिक वॉर्स कहते हैं. और इनकी अहमियत इस वजह से क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली यस. दफा रिटन जो आपको मिलती यस. हैं कि कितने लोग आए, कहाँ से आए, कौन लड़ा और कौन जीता कौन हारा,
वो भले से झूठ भी हो सकता है, लेकिन ये कि वो रिटन में आपको पहली दफा इट कुड बी ये सब्जेक्टिव, मिलता है यस। कि हाँ, यस। कि जो है वो हिस्ट्री की बुनियाद वहां से ढूंढते हैं। आई यस। थिंक दैट्स। ओके, ओके। सो मैंने क्वेश्चन पूछने का मेरा रीजन क्या था, क्योंकि आप अगर सुकरात देखें ना, सुकरात के काम वगैरह देखें, ही वॉज रियली रियली रिएक्टिव। वो रिएक्टिव हो गया था क्योंकि सोसाइटी के अंदर बहुत बुरे हालात चल रहे थे। अब मैं आपको रीजन देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। पेलोपोनेशियन वॉर का जो एरा है ना, ये 400 साल कबल मसीह के अंदर है। सो इट्स बिफोर 400 BC। ओके। सो ग्रीक्स और रोमन्स थे, सॉरी ग्रीक्स थे, और ग्रीक्स के अंदर सॉरी थे एथेंस और सॉक्रेट्स। जैसे जया साहब बता चुके हैं, या स्पार्टन्स, एथेंस और मैसेडोनियंस। तो जो एथेंस थे, एथेंस के पास आर्ट में उनकी इकोनॉमी वाइज, उनका लिटरेचर वाइज, उनकी फिलोसफी वाइज वो डोमिनेंट थे एज कम्पेयर टू द स्पार्टन्स एंड द मैसेडोनियंस, राइट। सो उसके अलावा ईस्ट के अंदर ये ग्रीक्स एग्जिस्ट कर रहे थे, और वेस्ट के अंदर, सॉरी, वेस्ट के अंदर ये ग्रीक्स एग्जिस्ट कर रहे थे, और ईस्ट के अंदर आपको पर्शियंस नजर आ रहे थे, राइट। सो एक वॉर हुई थी जिसे जिसे एक्चुअल में ग्रीक सिविल वॉर भी थी। इनकी आपस की लड़ाई, ओके, स्पार्टन्स और एथेंस की आपस की लड़ाई थी, राइट। सो जो एथेंस थे वो हर चीज में डोमिनेंट होने के बावजूद भी वो वाली जंग हार गए। रीजन क्या था कि स्पार्टन्स हैव अ बेटर मिलिट्री स्ट्रेटेजी, और उनके पास वॉरफेयर के टैक्टिक्स बहुत अच्छे थे। और कहा भी जाता है, वी डोंट नो कि व्हाट इज द रियलिटी, बट ऐसा कहा जाता है कि स्पार्टन्स ने पर्शियंस की हेल्प ली थी कि एथेंस को हराने के लिए। सो जब सुकरात और दूसरे फलसफियों ने ये देखा ना कि लाइक इवन की एक डोमिनेंट सिविलाइजेशन या एक डोमिनेंट सोसाइटी होने के बावजूद भी, जीडीपी अच्छा होने के बावजूद, आर्ट, फिलोसफी, थिंकर्स, हर एक चीज में, फिर भी वो जंग हार गए। तो जिसकी बेस के ऊपर सुकरात वाज काइंड ऑफ अ रिएक्टिव गाय, और जिसके बाद 399 BC में सुकरात को एक्चुअली जहर भी दे दिया गया था। सो ही took an initiative in the society कि भाई मैं नहीं देख सकता, right? और then he start building some institutions and giving some techniques जिनके अंदर हमें एक Socratic method नजर आता है। So Peloponnesian War actually एक सिविल वॉर थी which was within the Greeks, और एथेंस और स्पार्टन्स के दरमियान हुई थी, और स्पार्टन्स ने वो जंग जीती थी, और ग्रीक्स आर्ट्स में, फिलोसफी में, जीडीपी में ऊपर होने के बावजूद भी वो जंग हार गए, जिसकी बेस के ऊपर आपको नजर आता है कि सोसाइटी वाज रियली रियली रिएक्टिव। और हाँ, सॉक्रेट्स नजर आते हैं। अगर आप में से पता ही होगा कि किस फिलोसफी में सॉक्रेट्स ने काम किया था। सो कॉस्मोलॉजी वगैरह वगैरह डिफरेंट चीजें, बट ही इज कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म, या। और आपको उसके बाद फिर प्लेटोनिक लिटरेचर नजर आता है। प्लेटोनिक लिटरेचर के अंदर आपको प्लेटो का सबको आइडिया होगा, प्लेटो की बुक्स का। और इवन प्लेटो की मैंने किताब पढ़ी थी, द लास्ट डे ऑफ सॉक्रेट्स, आप में से शायद किसी किसी ने पढ़ी हो। ब्रिलियंट बुक है, ओके। और रिपब्लिक वगैरह, रिपब्लिक भी प्लेटो की किताब थी। आपको जो आइडियलिज्म की फिलॉसफी है सुकरात की, तो वो फिर नजर आते हैं, उसका सबसे बड़ा जो स्टूडेंट था वो प्लेटो था। फिर आइडियलिज्म 399 BC के अंदर, इसकी डेथ के बाद, सुकरात की डेथ के बाद, उसके काम को, आइडियलिज्म की फिलॉसफी को, और दूसरे उसके इंस्टीट्यूशंस को, स्टोइक मेथड को, सोसाइटल अपग्रेडिंग को प्लेटो लेके चले थे, जिन्हें हम उर्दू के अंदर प्लाटून भी कहते हैं। सो प्लेटोनिक फिलॉसफी नजर आती है। प्लेटोनिक फिलॉसफी के बाद आपको अरिस्टोटेलियन फिलॉसफी नजर आती है। अरिस्टोटेलियन फिलॉसफी इज एक्चुअली बाय द अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल वाज वन ऑफ द व्हाट वी से स्टूडेंट्स ऑफ प्लेटो। लाइक सोक्रेट्स के तो नहीं, प्लेटो के। बिकॉज अरिस्टोटल की जो बर्थ थी अरस्तु की, वो 376 कबल मसीह में थी, जबकि सुकरात की डेथ 399 कबल मसीह के अंदर हो चुकी हुई थी। सो प्लेटो एक व्हाट वी से जॉइनिंग ब्रिज थे बिटवीन द सुकरात एंड द अरिस्टोटल। सो फिर उसके बाद आपको अरिस्टोटेलियन फिलोसफी नजर आती है, जिसके अंदर क्या सीन था कि अरिस्टोटल वाज द फाउंडर ऑफ, और द फिलोसफी गिवर ऑफ, व्हाट वी से रियलिज्म। प्लेटो और सोक्रेट्स के अंदर, सुकरात के अंदर आपको आइडियलिज्म नजर आता है, जबकि अरिस्टोटल वाज द फाउंडर ऑफ रियलिज्म। और अरिस्टोटल की रियलिज्म फिलॉसफी के जेर असर ही एक आपको कुछ चीजें नजर आती हैं कि किस तरह से फिर मैसेडोनियंस ने एक बहुत बड़े लेवल की कॉन्करिंग की, जिसके अंदर से आपको फिर सिकंदर आजम नजर आते हैं कि इवन ही केम टू आर साइड, ये जैलुम तक आगे हुए थे, ईस्ट और वेस्ट पंजाब के अंदर। और इतने बड़े लेवल की फिर एक रिमार्केबल कॉन्करिंग हुई
after the Aristotelian era and all that. Then we will talk about the Hellenistic period. इसके बाद Hellenistic period के अंदर आपको जो philosophies नजर आती हैं, it's actually what we guys say कि स्टैंडर्ड सेट नहीं हो रहा था, और आपको फिर एक वॉर नजर आती है, अ वॉर बिटवीन प्लेजर एंड पेन. सो some persons were saying players as the mean of life, what they should do, and others were like in the pain side. Okay, so pains वाली साइड के अंदर आपको जो फिलोसफर नजर आते हैं, और आपको जो बड़े बड़े लोग नजर आते हैं, आप उनको स्टोइक्स कहते हैं या स्टोइसिज्म कहते हैं, कि वैल्यूज को ऊपर रखना और पेन्स को एम्ब्रेस करना एंड बिल्डिंग सम एंड्योरेंस. सो हेलेनिस्टिक पीरियड के अंदर आपको कुछ ये लोग नजर आते हैं, और कुछ आपको इस साइड पर कुछ ऐसे फिलोसफर्स भी नजर आते हैं जो लाइक व्हाट वी गाइस से कि जो प्लेजर सीख करते थे, जो डिजायर्स को एज अ सेंट्रलाइज्ड फिगर इन देयर फिलोसफी एंड रोल ऑफ लाइफ के अंदर लेके जाते थे. सही है. सो दीज आर एक्चुअल में बैकग्राउंड आ गया, राइट. सो ग्रीस के बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट रोमन्स में. सो रोमन्स की रोमन रिपब्लिक इज इन 509 to 27 BC. रोमन्स एक्चुअल में रिपब्लिक जिस तरह लाइक अदर कंट्रीज वगैरह थे, इस तरह से इसकी इनकी एग्जिस्टेंस भी थी. सो ट्रांजिशन टू एम्पायर, लेट रिपब्लिक, फर्स्ट सेंचुरी BC. ये एम्पायर कब बने अपने कंट्री से? तो इट वाज इन फर्स्ट सेंचुरी BC. पेक्स रोमन्स 27 BC एंड दी 180 CE. ये वो टाइम था जिसके अंदर हमें इनके एक बहुत बड़े एम्परर थे जिनका नाम ऑगस्टस था. ही कॉल्ड सम ऑफ द फिलोसोफर्स एंड स्टार्टेड. Okay. So he started the like talking to the audience and the public, और इसने पीस एग्रीमेंट्स किए कि सोसाइटी के अंदर पीस कायम हो जाए, जस्ट बिकॉज वो एक वॉर से निकल के आ रही थी. तो द पेक्स रोमाना का जो टाइम है 27 BCE to 180 CE, इसके अंदर जो पीस बिल्डिंग थी और सोसाइटल अपग्रेडिंग थी रिगार्डिंग कि हम एक पीस और एक खुशगवार सोसाइटी और एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे. सो इट वाज डन बाय द ऑगस्टस, और पेक्स रोमाना का पीरियड कराता है. उसके बाद आपको नजर आती है क्राइसिस एंड डिवीजन 3rd सेंचुरी CE के अंदर. और जब आपको क्राइसिस और डिवीजन नजर आती हैं, इसके अंदर आपको फिर क्या होता है, जो रोमन एम्पायर है, तो आपको इसकी फिर टूटती हुई दीवार नजर आती है. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंट ऑफ फिलोसफीज, कुछ पर्सनल पीरियड्स ऑफ एम्परर्स एंड ऑल दैट. फिर आपको एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर नजर आती है. सो वेस्टर्न रोमन एम्पायर, द बेसिक रोमन, एंड द ईस्टर्न रोमन एम्पायर को हम बाइजेंटीन या बाजेंटीनी कहते हैं, बाजेंटीन एम्पायर. सो उसके बाद क्या होता है 476 CE के अंदर, because of the some of the incompetencies, greed, the personal greeds और आपस के क्लैश की वजह से, जो आपस की वॉर्स की वजह से आपको नजर आता है कि 476 के अंदर वेस्टर्न रोमन एम्पायर गिर जाती है. और आपको अगर याद हो रिसेंटली में, अगर अभी पिछले दिनों मस्ट वाज टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम्स के व्हेन द रोमन्स फॉल द मुस्लिम्स ग्रू अप, के रूमियों के गिरने के बाद हमें फिर नजर आए मुसलमानों का अपब्रिंगिंग, राइट. सो ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर गिर गई. उसके बाद क्या बची? ईस्टर्न रोमन एम्पायर और बाइजेंटाइन एम्पायर, जो कि एक्चुअल में 330 AD से लेकर 1453 AD तक जारी रही थी. नाउ हु इज गोना टेल मी? अच्छा, 330 AD के अंदर आपको क्या नजर आता है कि जब वेस्टर्न और ईस्टर्न रोमन एम्पायर टूटी थी, उसके बाद आपको बाइजेंटाइन एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट नजर आती है. ये तो होगी इसकी लाइफ, इसकी एग्जिस्टेंस. नाउ हु इज गोना टेल मी कि 1453 के अंदर जो ये गिरी थी, तो हु एंडेड द बाइजेंटाइन एम्पायर? हु इज गोना टेल मी? ओके, सईदा खदीजा, गो ऑन. सुल्तान मोहम्मद फातिह. एग्जैक्टली, यस. सो ऑटोमन एम्पायर. या एक्चुअली यस. ईस्टर्न रोमन एम्पायर को, जब बाजेंटीनियों को जिस शख्स ने खत्म किया था, वो सुल्तान मोहम्मद अल फातिह थे. 1453 के अंदर जो कुस्तुनतुनिया का फतह हुआ था मुसलमानों के हाथों से, कुस्तुनतुनिया के फतह होने के साथ ही बाजेंटीनी एम्पायर की एंड हो गई, राइट. सो दिस वाज द ईस्टर्न रोमन एम्पायर. और इवन कि हमने जो यरमूक लड़ी है, वो भी हमने बाजेंटीनियों के खिलाफ ही लड़ी थी, क्योंकि हम बाजेंटीनियों को उस टाइम पे रूमी कहा जाते थे, क्योंकि ये ईस्टर्न रूमी थे. वेस्टर्न रूमी, एक्चुअल रूम्स, रिपब्लिका वाले खत्म हो गए. आपको उसके बाद ईस्टर्न रूमी नजर आते हैं, जो बाजेंटीनी थे. मुसलमानों के खिलाफ भी ये लड़ते रहे, ओके. और नबी अलैहिस्सलाम की इनके बारे में हदीस है, क़यामत तक रहेंगे, आप सबने पढ़ी होगी. और इनका एंड हुआ एक्चुअल में 1453 के अंदर ऑटोमन्स के हाथों से.
So that was the whole thing. A person said कि काइंडली आइडियलिज्म और रियलिज्म का जिक्र कर दिया जाए तो यार द थिंग इज आइडियलिज्म के लिए अगर आप पता क्या करते हो, आप कलेक्टिवली सबका भला सोच रहे होते हो। मैं बड़े आसान जुबान में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप आइडियलिस्टिकली सोच रहे होते हो, लाइक यू थिंक विद इनोसेंस। यस, आप वैल्यूज को ज्यादा अंदर लेकर आते हो, आप इनोसेंस को एक कलेक्टिव बेनिफिट को रखते हो, और उसका क्या नाम है, you go for the pursuit of an established peace for everyone, right? So this is what idealism के आप एक idealistic society create करना चाहते हो, right? So this is what we say sort of idealism. तो सुकरात की एक्चुअल जो काबिशें थी या उसकी जो जद्दोजहद थी, it was regarding the creating an idealistic society, just because वो क्लैशेस भी देकर आ रहा था, जिसकी वजह से उसने कुछ इंस्टीट्यूशंस किए, सोक्रेटिक मेथड, कुछ टेक्निक्स थी और वगैरह वगैरह बेतहाशा काम किया, और इवन इसी कॉज के चलते हुए उसने जहर किया था कि सोसाइटी को सही करना है, राइट। और लेकिन आपको रियलिज्म के नजर आता है कि रियलिज्म कहते हैं कि भाई इनोसेंस साइड पर, वैल्यूज सब कलेक्टिव फायदा साइड पर, लेट्स बी रियलिस्टिक, कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, कुछ कॉस्ट होती है हर चीज की, तो कॉस्ट सेटिंग के साथ अपना सेल्फ सेंटर्ड होकर चीजों को देखना, दैट वाज रियलिज्म इज, या एंड दैट वाज गिवन बाय अरिस्टोटल। और रियलिज्म के अंदर आप क्या करते हो, आपकी अप्रोच रियलिस्टिक हो जाती है, राइट। आप आइडियलिस्टिकली सोच नहीं रहे होते, आप रियलिस्टिकली सोच रहे होते हो, रैशनली अप्रोच करते हो हर चीज को। सो दैट्स व्हाट रियलिज्म इज। और रियलिज्म के आप नतीजे में ही देखते हो कि आपको फिर मैसेडोनियन एम्पायर और मैसेडोनियन कॉन्करिंग नजर आती हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग। यस ब्रदर, आई होप यू गॉट आंसर। फिर हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम चलते हैं डार्क एजेस के अंदर। ओके, डार्क एजेस क्यों, क्योंकि अभी मैं जिक्र कर चुका हूँ, अभी मैं पहले जाता हूँ इधर के क्राइसिस और डिविजन हुई थर्ड सेंचुरी में, उसमें से बाइजेंटीनी निकले और ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन अम्पायर अलग हो गई। और वेस्टर्न रोमन अम्पायर का घिराव होता है, मतलब 5वीं सदी के अंदर वेस्टर्न रोमन अम्पायर गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? ग्रीड्स की वजह से, क्लैशेस की वजह से, अपनी आपस की जंगे वगैरह वगैरह वगैरह। सो 476 के अंदर वो, या एडी के अंदर रोमन अम्पायर गिर जाती है वेस्टर्न। जब वेस्टर्न रोमन अम्पायर गिरती है ना, उसके बाद आपको एक पीरियड ऑफ डार्क एज नजर आता है। द डार्क एजेस, द 5th to 11th century, fall of Western Roman Empire, the destruction by the Viking, the rise of Muslims, the decline in art, philosophy, literature, and economy, transition movement by the Bassett's, और Carolingian Renaissance, right? 5 से 11वीं सदी रोमन्स गिरे, उसके बाद सोसाइटी, वट हम यही कह सकते हैं कि वो वट वी से जंगल का कानून या देहाती टाइप बहुत बड़ी सिविलाइजेशन होने के बावजूद वो टोटली डिस्ट्रक्ट हो गए। फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन अम्पायर गिर गई, उसके बाद अवाम का क्या हाल हुआ, किस तरह से इकोनॉमी और किस तरह से फेमीन का डिस्ट्रक्ट हुआ। और द डिस्ट्रक्शन बाय द वाइकिंग्स, ऊपर को जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थे वहां से जो बचे कुछ आपके पास, आपको फील्ड्स नजर आती हैं, आपको बची कुची हुई चीजें नजर आती हैं, सो उनको आके डिस्ट्रक्ट कर दिया वाइकिंग्स। वाइकिंग्स के ऊपर आप सबने देखा होगा नेटफ्लिक्स के ऊपर द सीरियल द सीजन, ओके। सो द राइज ऑफ मुस्लिम्स, क्योंकि वेस्टर्न रोमन अम्पायर गिर चुकी हुई थी, अब सिर्फ ईस्टर्न रोमन अम्पायर थी। सो उधर से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम को प्रॉफिट मिला, और अरेबियन पेनिसुला से नेशंस का उठना स्टार्ट हो गया हुआ। सो दिस वाज द राइज ऑफ द मुस्लिम्स, जो कि डार्क एजेस, जॉर्पियन डार्क एजेस के टाइम पर ही हो रहा था। डिक्लाइन इन आर्ट, फिलोसफी, लिटरेचर एंड इकोनॉमी, ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी सेंट्रलाइज चीज ही नहीं है तो आपकी कोई सेंट्रलाइज वैल्यू सिस्टम, कोई फिलोसफी, कोई लिटरेचर, कोई इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जिसका हाल आज हम अपने अंदर देख रहे हैं कि हमारे पास कोई सेंट्रलाइज पावर या पॉलिटिक्स नहीं है, तो हमारे पास कोई सेंट्रलाइज वैल्यू सिस्टम भी नहीं है। सो हमें कोई सेंट्रलाइज आर्ट, फलसफा, लिटरेचर, इकोनॉमी नजर ही नहीं आती। कि मतलब 56 के करीब इस्लामी मुल्क हैं, और अगर अपनी ही इकोनॉमी का डाउनफॉल देखना हो तो हर एक के अंदर आपको सूद का और हर वो चीजें नजर आती हैं। दैट्स नॉट द इस्लामिक वे, कि आप अपने आप को मुसलमान कह रहे हो और आप सूद को भी इन चीजों को अलाउ कर रहे हैं। सो दैट सॉर्ट ऑफ आप आज के हालात के मुताबिक आप उनका फॉल समझ सकते हैं, राइट। सो द ट्रांसलेशन मूवमेंट बाय द बेसेट्स, हु इज गोना एक्सप्लेन मी कि व्हाट इज द ट्रांसलेशन मूवमेंट बाय द बेसेट्स? गाइस, एनीवन? Please, Yasir, please.
बेसिकली उमवियों उमवियों का जमाना खत्म हुआ 632 में, यस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 90 साल बाद, 722 के बाद, 722 में अब्बासियों ने खड़ा होना शुरू किया, उमवियों को हटाया। और उसके बाद जब उनको तकरीबन 100 साल बाद जब इनको थोड़ा सुकून हुआ और एक बड़ी स्ट्रीम ऑफ इनकम उनकी एक स्टेबलाइज हो गई, और उन्होंने लोकल जितने भी फ्रॉम खुरासान, आई मीन ट्रांसकॉक्स, मतलब सेंट्रल एशिया से लेके और ये नॉर्थ अफ्रीका तक, ये पूरा रीजन जब उनके हिस्पानिया तक, में आ उनदुस गया। तक, इवन हाँ, यूरोप के नहीं अंदर। नहीं, स्पेन में उमवी थे ना, वो अब्बासियों के या अंडर नहीं थे, वो भाग के चला गया था ना, एक बच गया था, अब्दुल्ला। वो उसने अब्दुर्रहमान, उमवी अब्दुर्रहमान। जी, अब्दुल रहमान साहब, हाँ, वो उमवी है, वो अब्बासी, स्पेन वाले। तो ये या यहाँ तक जो है, यहाँ तक नॉर्थ मोरक्को तक, तो ये जो पूरा इनको एरिया मिल गया, तो यहाँ पे इनको एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम आई। तो फिर ये इन्होंने जो है वो एक शहर बसाया स्पेसिफिकली फॉर इल्म, कि एक ऐसा शहर होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ हम नॉलेज के लिए काम करें, यूनिवर्सिटीज का शहर। तो वो बगदाद। शहर यूनिवर्सिटीज का जो है बगदाद उन्होंने बसाया। और उसका मकसद ये था कि यहाँ पे हम जो है वो सिर्फ सारी दुनिया से, जैसे अभी हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में लोग H1 पे बुलाते हैं ना, सारी यूनिवर्सिटियों स्कॉलरशिपें देके पूरी दुनिया से, तो वैसे ही उन्होंने फिर पूरी दुनिया से आलिमों को जमा किया, जिसमें उस जमाने में जो इल्म के बड़े मरकज थे, तो उनमें ये ग्रीक्स का इल्म कुछ रह गया था, टूटा फूटा, और चाइना था मेजर, इंडिया था। तो इन सारे लोगों यस। को बुला के दारुल तर्जुमा कायम किया, और फिर इन सारे उलूम को अरबी में ट्रांसलेट करवाया। तो ये यस। जो मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट हुई, जिसमें अल खिंदी साहब थे जिन्होंने ग्रीक ट्रांसक्रिप्ट को चेंज किया, मतलब ट्रांसलेट किया। इसके अलावा और बड़े बड़े नाम उस जमाने में पैदा हुए। तो उनका बुनियादी यस। मकसद ये था कि एक नॉलेज रेवोल्यूशन लेके आए, यस। अरेबिक अरेबिक के अंदर, कि ताकि अरबी को जो है वो एक नॉलेज की जबान बनाया जा सके। तो ये कोशिश यस। उनकी काफी हद तक कामयाब रही। उसके मेजर आउटपुट्स में आज भी जो जैसे नंबर्स हमारे सामने, इनको अरेबिक नंबर्स कहा जाता है, डेसिमल वो इंडिया मतलब ला के और जीरो ला के, और फिर ये पूरा जो नंबर सिस्टम है इस वक्त, ये वहाँ का बना हुआ है। इसके अलावा ऑप्टिक्स हैं, इसके अलावा जो ये साइंस की बुनियाद है कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड, प्रैक्टिकल, और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलजेब्रा, ये सब वहीं पे, इसी नतीजे में ये चीजें जो है वहां पे बनना शुरू हुई, यस, जो बहुत बाद शुक्रिया। में। हाँ, I think we should move. Okay, thank you very much, Jasa. Okay, so we were talking about the translation movement by the Abbasids. So Abbasids के अंदर, thank you very much, Jasa. अब्बासिड्स के अंदर स्टार्ट हुई ट्रांसलेशन मूवमेंट। जब अब्बासिड्स पावर में आए तो उन्होंने एक दारुल हिकमा कायम किया था, हाउस द सिटी ऑफ विजडम, और जिसके अंदर तमाम तर दुनिया से अलूम इकट्ठे करके वो बगदाद, मराकश बगदाद के अंदर लेकर आए थे, जहाँ पर ट्रांसलेशन हो रही थी सारे के सारे लिटरेचर की। सो अब जो ग्रीक्स थी, ग्रीस के अंदर सोक्रेटिक, प्लेटोनिक, प्लेटोनिक, डियोकमीज, अरिस्टोटल, टू जिंग, ब्ला 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 ब्ला, बड़े बड़े, इवन आपको सेनेका नजर आते हैं, एपिक्यूरियस नजर आते हैं, वगैरह वगैरह, बड़े बड़े फिलोसफर्स। उनका काम था, उनकी किताबें थी, ट्रांसलेट हुई अरबिक के अंदर। अब अरबिक के अंदर आपको बहुत बड़े स्कॉलर्स नजर आते हैं, जिनमें इब्ने हशाम नजर आते हैं, इब्ने अलकिंदी नजर आते हैं, इमाम फराबी नजर आते हैं, इमाम अबुल हसन नजर आते हैं, वगैरह वगैरह। दीज ऑल वर्स दोस इस्लामिक स्कॉलर्स और फिलोसफर्स जिन्होंने ट्रांसलेशन मूवमेंट की, ठीक है, जिसका कुछ फायदा या जिसके कुछ आसार हमें आज भी नजर आते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी ये था कि इन्हीं ग्रीक्स और यूनानी फलसफियों के हमारे यहाँ आ जाने से हमें एक फिरका मिला जिसे हम मौतजिलास कहते हैं। आप सबको मौतजिला का पता होगा। इसी मौतजिला का निकल आना इसी ट्रांसलेशन मूवमेंट का ही एक, वट वी से कह सकते हैं कि इसी का एक फ्रूट था, कि हमें फिर मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा फितना नजर आया, जिस फितने को आपको फिर हमारे कुछ उलमा ने, हमारे स्कॉलर्स ने एड्रेस किया, जिसके अंदर इमाम गजाली ने बहुत बड़ा काम किया है कि फलसफे की रीड डेफिनेशन और उस तरह से किस तरह से रीजनिंग, लॉजिक्स और उनको
मैथमेटिक्स को बयान करने कि ये इसकी लिमिटेशन है और किस तरह से एक लॉजिक की पीक उसकी लिमिटेशन बन जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। सो दैट वाज अ ट्रांसलेशन मूवमेंट जो कि बैसेट्स की तरफ से की गई थी। अभी ट्रांसलेशन मूवमेंट का क्या रोल है, अभी हम डार्क एज की बात करें, राइट। सो क्या रोल है कि जब रेनेसांस पीरियड हुआ था ना, सो रेनेसांस पीरियड के लिए यूरोप को अपने असलाफ की तरफ जाना था, और उनके सलफ, उनके असलाफ कौन थे? वो वही लोग थे जिन्हें हम यूनानी कहते हैं। तो यूनानी लिटरेचर अब 1700 साल पहले का है, क्योंकि 3,300 कबल मसीह से 1400 एडी के अंदर जो डिफरेंस बनता है वो 1700 साल का बनता है। तो 1700 साल पुरानी किताबें कहाँ से मिलेंगी? तो जो यूरोपियन फिलोसफर्स थे या यूरोपियन बड़े बड़े थिंकर्स थे, उन्होंने फिर जो ट्रांसलेशन मूवमेंट के अंदर अरेबिक के अंदर और जो डिस्क्रिप्शंस थी और किताबों के ऊपर जो काम काम वगैरह किए हुए थे इस्लामिक स्कॉलर्स ने अरेबिक के अंदर, जो एक्चुअल में यूनानी फलसफा था, तो उसी यूनानी फलसफे को उन्होंने इस अरबी जुबान के यूनानी फलसफे से एड्रेस किया और उन चीजों को निकाला, क्योंकि उनके पास लाइक प्रेजेंट फॉर्म के अंदर और अच्छी फॉर्म के अंदर कोई ग्रीक लिटरेचर उससे मौजूद नहीं था। सो ट्रांसलेशन मूवमेंट मुसलमानों की थी जिन्होंने रिफॉर्म होने के लिए और अपनी रिवाइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी के अंदर एड दी। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आज आपको मॉडर्न डे यूरोप भी नजर आता है ना, इसकी बैक रूट के अंदर जो लिटरेचर आया था वो मिट चुका हुआ था दुनिया से, लेकिन वो लिटरेचर फिर यूरोप को कहां से मिला? वो मुसलमानों से मिला। ओके, सो इवन यूरोप इस चीज का इतराफ करते हैं और आपको चीजें वगैरह देखने को मिल जाती हैं। सो कैरोलिंगियन रेनेसांस एक्चुअल में क्या था कि जब डार्क एजेस थी तो फ्यूडलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका हुआ था अवाम के दरमियान। वही जो आपको आजकल सिंध में नजर आता है ना कि फ्यूडल्स किस तरह से खुदा बन के बैठे हुए हैं, तो आपको इस तरह की चीजें नजर आती हैं, आनी स्टार्ट हो गई थी यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर क्या किया था कि 8 और 9th सेंचुरी के अंदर एक छोटे लेवल का रेनेसांस हुआ था और रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी कि सोसाइटी के जो अच्छे लोग थे उन्होंने मिलकर और कुछ वेल्थी फैमिलीज ने व्हाट वी से कि एक सर्ट ऑफ के बगावत की थी रिगार्डिंग द फ्यूडल्स, अगेंस्ट द फ्यूडल्स, और काम किया था कि हम कुछ हद तक अपने आर्ट को, अपनी फिलोसफी को, अपने लिटरेचर को रिवाइव करते हैं। तो जो हमें 8th और 9th सेंचुरी के अंदर रिवाइवल नजर आता है थोड़ा बहुत यूरोपियंस का। नाउ द मिड एवल एज इज द 11th to 14th सेंचुरी। ये डार्क एज के बाद मिड एवल एज है, जो एक्चुअल में क्या होता है कि लोग रेनेसांस से पहले तक को 1000 साल को डार्क एज ही कह देते हैं, लेकिन डार्क एज कुछ लोग या कुछ फिलोसफर्स या कुछ हिस्टोरियंस डार्क एज और मिड एवल एज के दरमियान डिफरेंस करते हैं कि नहीं, डार्क एज ये और ये वाले मिड एवल एज है, राइट। सो क्योंकि मिड एवल एज के अंदर आपको कुछ स्टेट्स नजर आती हैं, क्योंकि बैजेंटाइन एम्पायर अभी मौजूद थी, राइट। क्योंकि फॉल हुआ था वेस्टर्न रोमन एम्पायर का, ईस्टर्न रोमन एम्पायर या बाइजेंटाइन अभी तक मौजूद थे वेटिकन सिटी के अंदर, इटली के अंदर, जिसे हम हॉली रोमन एम्पायर भी कहते हैं। सो दे वर स्टिल प्रेजेंट देयर, राइट। सो अब आपको मिडिवल एज नजर आएगी। इट इज फ्रॉम 11th to 14th सेंचुरी एडी। बाइजेंटाइन एम्पायर नजर आती है, इस्लामिक गोल्डन एज नजर आती है, फ्यूडल्स यूरोप में मैं बता चुका हूँ, क्रूसेड्स नजर आती हैं, और ब्लैक डेथ नजर आती है। ब्लैक डेथ क्या हुआ था कि ताउन की वबा फैली थी यूरोप के अंदर, जिसके कुछ खमियाजे हम ये ताउन की वबा इवन मुसलमानों की साइड पर भी आ रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान हुआ। डेट कॉज द डेथ ऑफ ऑलमोस्ट 22 मिलियन पीपल। 2 करोड़ के लोग के करीब लोग, लगभग लोग की डेथ हो गई थी, जिसे ब्लैक डेथ का पीरियड कहते हैं। ताउन की मर्ज थी जो यूरोप में फैल गई थी। क्रूसेडर्स, सलाउद्दीन अयूबी, उससे पहले का टाइम कि किस तरह से लड़ाई हुई फॉर द सेक ऑफ सम पॉलिसिटीज और जेरूशलम के अकॉर्डिंग। सही है, फ्यूडल इन यूरोप आई डिस्कस, इस्लामिक गोल्डन एज आई डिस्कस, बाइजेंटाइन एम्पायर, यू ऑल नो गाइस नो के जो ये बहुत बड़े 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 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे मिड इवल एज के। वन थिंग कि मैं इन चीजों को बड़ा ब्रीफली बता रहा हूँ आप लोगों को, जस्ट बिकॉज के दीज आर नॉट आवर कंसर्न, आपको आइडिया के लिए जरूरी है। हमारा बेसिक कंसर्न रेनेसांस पीरियड है, हम रेनेसांस को जाकर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो दीज आर द थिंग्स। ओके, 11th to 14th सेंचुरी एडी, मिडिवल एज का टेन्योर, बाइजेंटाइन एम्पायर, इस्लामिक गोल्डन एज, फ्यूडल इन यूरोप एंड क्रूसेडर्स, ब्लैक डेथ। अब क्या चीज थी कि क्रूसेडर्स के बाद ना चर्च के पास पावर थी बहुत ज्यादा, और आपको पता है कि जो हॉली रोमन एम्पायर थी, जो आपको रोमन्स नजर आते हैं, उसके अंदर जो एक्चुअल अथॉरिटी थी वो ट्रेडिशन के पास थी, वो चर्च के पास थी, वो रिलीजन के पास थी, जो एक्चुअल में पॉप्स थे या व्हाट वी गाइस से चर्च था। ओके, so this is the medieval age and now the Renaissance period, guys.
हम अब रेनेसांस पीरियड तक आ चुके हैं। सो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो अब हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, 5-1 मिनट के लिए। अब मैं आप लोगों से कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। ओके गाइस, क्या आप किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? अगर कोई सवाल नहीं करेगा तो शायद मैं किसी से कर लेता हूँ, अगर आप सबको आता है तो। ओके सही। ओके सो नो क्वेश्चन, आई एम टेकिंग इट एज के कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का। गाइस ओके, सईदा खतीजा, क्या आपको कोई सवाल है? नो नो थैंक यू। ओके सो आई एम टेकिंग के आप सबको मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। ओके सो अब हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा। दी या ओके 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 डार्क एजेस कर लिया, रेनेसांस पीरियड। अब हम आते हैं रेनेसांस पीरियड। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, रेनेसांस फ्रेंच में रीबर्थ को कहते हैं, ठीक है? सो रीबर्थ इन फ्रेंच इज रेनेसांस। ओके the Renaissance period, spanning from the 14th to 17th century, was a transformative period that witnessed remarkable advancements in art, science, literature, philosophy. It sparked a renewed interest in classical antiquity. मैं बता चुका हूँ classical antiquity is ग्रीस और रोमन, मैं बयान कर चुका हूँ। ह्यूमनिज्म, बेसिक ह्यूमन क्या क्या चीजें हैं, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। एंड द परसूट ऑफ नॉलेज लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। Renaissance legacy endures in contemporary art, culture, and intellectual discourse, making it a defining era in Western history. Its emphasis on humanism, knowledge, and creativity continues to inspire and shape the world we are living in today, serving as a testament to the enduring power of human curiosity and innovation. Okay, so this is the thing. अब मैं आपको जरा अपनी जुबान में बयान करते हैं कि मॉडर्न डे यूरोप की अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि मॉडर्न डे यूरोप आज है, मॉडर्न डे फिल्थ, मॉडर्न डे फिलोसफी ऑफ यूरोप, पॉलिटिकल थॉट, द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंटल थॉट, ये चीजें किस तरह से हुई। तो हम रेनेसांस पीरियड के अंदर ये चीजें देखने लगे हैं। ओके अब एक्चुअल बेस जहां से चीजें निकल रही थी, इट्स फ्रॉम 14th to 17th century. So what was Renaissance? Renaissance is the period of, जैसे बता चुके हैं, स्पेनिंग फॉर द 14 to 17 सेंचुरी का ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड था, लिटरेचर का, साइंस का, फिलोसफी का, आर्ट का, और इसकी बैक रूटेड थी उनके ग्रीक लिटरेचर। ओके सो दैट रेनेसांस इज द rebirth of Christianity or the rebirth of the Western literature and art. Okay, so why Renaissance happened? A very important question. रेनेसांस आपको पता है कि 14 टू 17 सेंचुरी के अंदर हुआ था क्योंकि यूरोपीय पब्लिक का बहुत बुरा हाल हो चुका हुआ था। वो ब्लैक डेथ देखकर आ रहे थे। वो लाइक उनके पास आप देखें ना, एज अ सोसाइटी अगर आप क्लैशेस का शिकार है, आपके असलाफ के अंदर एक पूरी पूरी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। सो अवाम वाज काइंड ऑफ अ रिएक्टिव, ठीक है? और ऊपर से चर्च के पास अथॉरिटी थी, और चर्च हैज द थिंग्स, और चर्च हैड द थिंग्स, और चर्च उस तरह से वो अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं कर रहा, और अवाम को बिलीव नहीं आ रहा, और अवाम ने अथॉरिटी को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। सही है? सो व्हाई चर्च वाज अ चैलेंज? चर्च चैलेंज क्यों था? क्योंकि अवाम मांग रही थी और चर्च अपनी अथॉरिटी, लाइक चर्च वाज काइंड ऑफ अ करप्ट एंटिटी एट दैट मोमेंट। और चर्च के पास कुछ वो भी लाइक उनकी कुछ इनसिक्योरिटीज भी थी कि अगर साइंस, फलसफा और आर्ट आता है, उससे ऐन मुमकिन है कि उनका जो रिवील्ड नॉलेज है उसकी कदर कम हो जाए। जैसे मतलब मीन टू से कि चर्च के पास चैलेंज ये भी था कि चर्च दीन और दुनियावी इल्म के दरमियान फर्क करता था कि अगर ये दुनियावी इल्म की तरफ जाते हैं तो जो दीनी इल्म है वो अपने आप मिट जाएगा। तो चर्च उसके भी रिएक्टिव हुआ था। चर्च की ये इनसिक्योरिटी थी जिसके ऊपर बेस के ऊपर चर्च एक चैलेंज बन चुका हुआ था। ओके देन वी सी द रेफॉर्मेशन पीरियड। रेफॉर्मेशन पीरियड के अंदर क्या सीन था कि मार्टिन लूथर, वी ऑल नो अबाउट द गाय, वो एक्चुअल में जिसके बारे में मैं बात बयान कर चुका हूँ, he was a German priest who came and who saw the actual Bible scripts in the in the church. Okay, so अब वो देख रहा था कि चर्च
करप्ट है और अवाम बदहाल है और चर्च झूठ बोल रहा है फॉर द सेक ऑफ हिज ऑन अथॉरिटी। व्हाट मार्टिन लूथर डिड, उसने ट्रांसलेशन स्टार्ट की बाइबल की, उनकी इलाकाई जुबान के अंदर और अवाम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की कॉपीज वगैरह, और डिस्ट्रीब्यूट की कॉपीज अवाम ने पढ़ा तो अवाम रिएक्टिव हो गई कि हमें बताया कुछ और जाता था, हकीकतन कुछ और है। सो इन टर्म्स रिफॉर्मेशन पीरियड के अंदर क्या हुआ कि मार्टिन लूथर ने इल्मी किताबें बनाया अपनी आवाम को, और इल्मी किताबें बनाकर फिर क्या कि फिर जाकर उलमा से बच्चे सवाल करने लगे कि सर ए कितने लिखे है एंड ऑल दैट। आई होप कि आपको इंडिकेशन मिली गई होगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज उन्होंने क्या किया, अपनी ही ट्रेडिशंस को चैलेंज किया कि ट्रेडिशन से शायद कोई नहीं एंड ऑल दैट, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ओके, सो उन्होंने क्या किया, अथॉरिटी को, ट्रेडिशन को, चर्च को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। एंड देन वी गॉट द एज ऑफ वॉर, कि जब अवाम रिएक्टिव हुई और अवाम ने जाकर चर्च को और अथॉरिटी को चैलेंज किया, तो अब चर्च की क्या सिक्योरिटी थी कि हमने अपने रिवील्ड नॉलेज को या अपने मजहब को बचाना है, और जो अवाम है, अवाम इज डूइंग समथिंग व्हाट वी गाइस से, कि अवाम एक तरह में फितना बन चुकी हुई है मॉडर्न डे का, राइट। दे वर डूइंग दीज थिंग्स। और नेक्स्ट थिंग इज द एज ऑफ वॉर। उसके बाद क्या हुआ, फिर आपको उलमा में और आवाम पब्लिक के दरमियान लड़ाई नजर आती है, और ये एज ऑफ वॉर, इट वाज अ ब्लडी ब्लडशेड इन यूरोपियन हिस्ट्री। आपको 100 ईयर्स की वॉर नजर आती है बिटवीन द कैथोलिक्स, ऑर्थोडॉक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स। और प्रोटेस्टेंट्स कौन थे, जो रिएक्टिव हो गए थे चर्च की अथॉरिटी पर और जिन्होंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर दी थी, और उस सारे उस सारे चीजों को जब उन्होंने रिलीजन बना लिया, तो दैट वाज व्हाट वी से प्रोटेस्टेंटिज्म, protest against the authority of the church. Okay, so I hope कि आप guys के सामने पिक्चर क्रिएट हो गया। और उसके बाद हम एक 100 ईयर वॉर के बाद नजर आते हैं, कुछ थोड़ा सा पीस होता है सोसाइटी में, लेकिन 30 इयर्स की और वॉर नजर आती है। देन दैट ऑल एंडेड इन फॉर्म ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के अंदर क्या किया कि रिलीजन को बाहर निकाल दिया गया। और रिलीजन को बाहर क्यों निकाला गया, बिकॉज के religion, according to them, religion is causing a lot of bloodshed, and religion is the base of all chaos. और यही वो मोमेंट था, यही वो मोमेंट था कि जब वो चर्च को माइनस करते करते उन्होंने खुदा माइनस कर दिया, जिसको वो गलती से एनलाइटनमेंट कह बैठे। हम नेक्स्ट सेशंस में इनको डीपली स्टडी करेंगे। सो दैट वाज द एक्चुअल रीजंस, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। वेल, एक चीज है, मैं डिटेल्स में नहीं गया, मैंने इसको एक स्टोरी बना के आपके सामने पेश किया, ठीक है। व्हाट वाज रेनेसांस, रीबर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी, व्हाई रेनेसांस हैपेंड, अवाम बदहाल थी, चर्च वाज करप्ट, एंड क्योंकि क्रूसेड्स के बाद चर्च के पास काफी ज्यादा अथॉरिटी पावर आई थी कि हमने मुसलमान मारे, हमने जेरूशलम लिया था और हमने खून दिया चर्च ने फॉर द सेक ऑफ द होली लैंड्स एंड ऑल दैट, जिसकी बेस पर चर्च के पास अथॉरिटी और पावर आई थी। लेकिन चर्च ने फिर करप्शन स्टार्ट की, और वही जो मोनार्की इसके अंदर होता है कि अवाम बदहाल होती है और मोनार्क्स के पास या चर्च के पास अथॉरिटी, और दे आर डूइंग अयाशीज एंड ऑल दैट। Reformation period, Martin Luther, the person who actually translated and gave the information to the local public। एक बहुत बड़ी, बहुत मजे की बात है, ये एक्चुअल में बता रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फिलोसफी, द सिग्निफिकेंस ऑफ द फिलोसफी। चर्च ने क्या किया हुआ था, चर्च ने इंफॉर्मेशन रोकी हुई थी आम पब्लिक के सामने, और चर्च ने जब इंफॉर्मेशन रोकी हुई थी ना, कुरान खुद नहीं पढ़ना, तो चर्च वाज सेइंग के डरो। चर्च डरा भी रहा था और पढ़ा भी नहीं रहा था। नेदर चर्च वाज टेलिंग देम द ट्रुथ, इंफॉर्मेशन रोक के रखी हुई थी और ऊपर से डरा रहा था। ओके, और जिसकी बेस पे धौंस जमा के रखी हुई थी। सो चर्च चैलेंज क्यों था, मैं बयान कर चुका हूं, लेकिन चर्च की अपने भी कुछ इनसिक्योरिटीज थी कि अगर लोग आ गए, अगर फलसफा, आर्ट, साइंस आ गया, तो रिवील्ड नॉलेज को किसने पूछना है। और अगर अवाम खुद ही करनी शुरू कर देगी, लाइक रिलीजियस या थियोलॉजिकल रिसर्च भी स्टार्ट हो जाएगी, सो व्हाट विल बी द स्टेचर ऑफ द चर्च, व्हाट विल बी द, व्हाट वी से कि चर्च की पोजीशन वहां पे क्या चले जाएगी, क्योंकि चर्च की पोजीशन चैलेंज हो रही थी। रेफॉर्मेशन पीरियड है, अवाम जहां से हमें इवॉल्वमेंट या स्टार्ट ऑफ
प्रोटेस्टेंट्स नजर आते हैं, देन वी गो फॉर द एज ऑफ वॉर, 100 years of war, bloody bloodshed in history of Europe, Catholics, Orthodox, and the Protestants in Germany, Italy, France, and all that. और then that ended in the form of Treaty of Westphalia, जहां पर हमें वेस्टफेलियन स्टेट्स नजर आती हैं कि स्टेट नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट के पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग अलग हैं, मजहब और सियासत जुदा जुदा है in 1648. So that was the thing. Okay guys, so क्या किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? गाइस अगर नहीं है तो चैट बॉक्स पे लिखो कि भाई नहीं है, तो मैं फिर आगे कंटिन्यू कर दूंगा। मैं वेट करूंगा कि शायद किसी को क्वेश्चन हो। मुसलमानों का तो कुरान नहीं छुपाया गया ना, मुसलमानों के पास तो कुरान है, लेकिन मुसलमानों को के साथ ऐसा क्यों हुआ कि वो इतने पीछे चले गए, इतनी बेहतरीन किताब होते हुए भी? बात ये है। वेल ये मॉडर्न डे का सवाल है। कुरान है क्या? द बुक ऑफ ऑल द प्रैक्टिसेस, लॉज एंड द फिलॉसफी। अभी हमें डराया जा रहा है। एक्चुअल में चर्च क्या कर रहा था? चर्च अवाम को डरा के रख रहा था, और अवाम को लाइक बाइबल अवाम के पास थी, लेकिन उनकी अपनी जुबान में नहीं थी, क्योंकि अगर बाइबल आप देखो लैटिन और हेब्रू स्क्रिप्ट्स हैं, लेकिन यूरोप और उस जुबान के दरमियान डिफरेंस था। जिस तरह हमारे यहाँ उर्दू और अरबिक के अंदर डिफरेंस है, राइट? सो हमारे यहाँ उलमा ये बात किया करते हैं कि कुरान खुद ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। समझ रहे हैं? बिकॉज के लैंग्वेज बैरियर है बहुत ज्यादा हद तक। तो द सेम थिंग जो चर्च इस्तेमाल कर रहा था, उलमा स्कॉलर्स भी वो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। बट जब मार्टिन लूथर ने, द इंजीनियर ऑफ दैट टाइम, डिड ऑल दैट वर्क और बताया कि एक्चुअल में रियलिटी ये है, आपके स्कॉलर्स आपसे झूठ बोलते हैं, और अवाम को उसके बाद रिएक्टिव किया, जिसके बाद अवाम को पता मिली एंड ऑल दैट। सो यस, हमसे इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही है और हमें ट्रू फिलोसफी तक कभी भी लाया नहीं जा रहा। मीन टू से, अगर आप देवबंद, मैं एक्चुअल में मैं देवबंदियों के मदारिस में बहुत बहुत टाइम तक रहा हूँ, ठीक है। मेरा अपना एक्चुअल आई डिड माई मैट्रिक फ्रॉम बिकन हाउस, बट मैं मदरसे में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। वो अपने असलाफ और अपनी रवायत को कभी नहीं तोड़ते। अगर आप में से कोई देवबंद स्कूल ऑफ थॉट को जानता है ना, उनके लिए उनकी ट्रेडिशन से निकलना इज लाइक कि वो फितना अपने सर डाल रहे हैं, राइट? वो कभी भी इस तरफ नहीं जाएंगे। डेट इज अ रीजन कि वो कुरान को या फलसफे को डायरेक्ट हैंड करते नहीं है। वो सल्फ के रवायात पे चलते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी कुरान ना तो खुद पढ़ना, और अवाम को डराते हैं कि ना गुमराह हो जाओगे। खौफ, जो खौफ का फैक्टर चर्च इस्तेमाल करा था अवाम के खिलाफ। दैट्स द थिंग। आई होप यू गॉट द आंसर। लेकिन अगेन वही बात है कि कुरान हम सबके पास मौजूद है, अहादीस हम सबके पास मौजूद है। ये तो फिर ओके, हमारा अपना मसला है ना कि हम किसी को क्यों फॉलो करें, हम खुद क्यों नहीं स्टार्ट करें। मैं खुद अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया। हाँ, सुना बहुत कि ये हैं सेक्ट्स हैं, ये फलां फलां। जब खुद से कोशिश की तो अल्लाह ने रास्ते ऐसे दिखाए कि क्लियरिटी मिलती ही चली गई, और ऐसे ही लोगों के साथ अल्लाह ताला जो माशाल्लाह, है वो मिलाते गए, जो सही लोग काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बात यही है कि कोशिश तो आपने करनी है, या या डाल बट नहीं सकते, ब्लेम नहीं कर सकते। मसला ये है, या हम या किसी या भी द सूरत थिंग, आई एग्री, बट द थिंग इज के माशाल्लाह, लेकिन आप एक व्हाट वी से, आप एक सेपरेट केस हैं। ओवरऑल अवाम के अंदर क्या चीज है? आई एम फ्रॉम अ पेंड, मैं गांव से हूँ। और मैं देखता हूँ कि अगर मैं चैलेंज करता हूँ मौलवी साहब को, और मैंने कई एक बार किया हुआ है, सो इट्स लाइक के ब्रो खून हो सकता है, ठीक है। सो उसके लिए जरूरत है अवाम को लिटरेट करने की और अवाम को पढ़ाने की एंड ऑल दैट। ओके, सो आई एग्री टू यू, आई एग्री टू यू, आई एग्री टू यू। ओके, बिस्मा आपका हाथ, योर हैंड वाज रेज्ड, नाउ स्पीक व्हाट यू वांटेड टू स्पीक। जी जी, मैं आपकी बात को एग्री विद यू कि बेसिकली फॉर द कॉमन मैन इट्स वेरी डिफिकल्ट या कि हम उनको ये कहते हैं कि कुरान क्यों नहीं पढ़ता, बिकॉज हमारी तरबियत में, दीनी तरबियत में वो चीज़ मौजूद ही नहीं थी।
कुछ Yes. भी कोई भी मसला समझना है तो मौलवी साहब के पास चले जाओ, मुफ्ती साहब के पास चले जाओ। पेरेंट्स का चूंकि खुद घर में रुझान नहीं है कुरान को पढ़ने का उस तरह, जैसे सहाबा किराम को पढ़ाया जाता था, या कुरान को ना एज अ नॉट जस्ट अ रिचुअल बुक बट एज अ कोड ऑफ लाइफ पढ़ाया जाना चाहिए था। तो Yeah. ये तो हमारी Yeah. तरबियत की कमी है ना। तो ये अब आप वाली Yes. बात है कि यस, रिवाइवल हैज टू बी डन, यू नो, लेटर नहीं, नाउ। ये हमें इस Yeah. चीज को अब जड़ से पकड़ना है कि किताब तो हमारे पास है, बट हमने उसको अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करें, दैट्स द बेसिक थिंग। एंड ऑफ कोर्स Yeah. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, देन टू जनरेशन इंशाल्लाह। Actually, yes. Zia, sir, you are about to say something? Yeah. हाँ मैं बस इसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहा था कि ये जो जमाना है 14 से 17वीं सदी जो है, इसके अंदर क्यों नहीं मुसलमानों ने वैसे यानी खुद पढ़ के कर सके। तो उस जमाने को आपको समझना पड़ेगा। उस वक्त ऑटोमन एम्पायर अपनी पीक पे थी, और जैसे ही ये मार्टिन लूथर किंग साहब ने वो छापा खाना इजाद करके लैटिन से जर्मन में तर्जुमा करके बांटा, तो सबसे पहला काम जो ऑटोमन किंग ने किया वो अपने मुल्क में, अपनी रियासत में, अपना जो एम्पायर थी उसके अंदर छापा खाने के ऊपर बैन लगा दिया कि वो बैन कोई लगाया था, एग्जैक्टली। मजहबी किताब नहीं एग्जैक्टली। छाप सकते। अच्छा, मजहबी एग्जैक्टली। किताब नहीं छाप सकते तो ये इनके एलायंस थे वेनिस वाले। जो वेनिस था वो इनका एलाय था, जहाँ से रेनेसां शुरू हुआ। तो वो लोगों ने कहा कि भाई आप अपना मुसलमानों का लिटरेचर ना छापो, हमें तो छापने दो। तो उन्होंने बाइबल की इजाजत दे दी, लेकिन कुरान की जो है वो पब्लिकेशन और ट्रांसलेशन के ऊपर बैन रहा फॉर टिल टिल 17th सेंचुरी, जब तक ये अपने जवाल की तरफ नहीं आ गए। इसके अलावा जो बाकी दो रियासतें थी उस वक्त, मतलब जो दो बड़ी एम्पायर 14 to 17 सेंचुरी में मुसलमानों की नजर आती हैं, वो एक नजर आती है आपको इनकी पर्शिया के अंदर सफवीज, और या हमारे यहाँ मुगल्स। और हमारे यहाँ या मुगल्स, तो मुगल तो या मुगल तो वो तो जोधाबाई से शादी करके वो, मतलब वो तो उनका तो हिसाब ही अलग। आई वो एग्री। तो उन्होंने कभी क्लेम आई किया एग्री। ना, उन्होंने कभी एग्री। क्लेम किया। और जो सफवीज थे, उन्होंने जो है वो उनके साथ में ऑटोमन्स थे, तो ऑटोमन और सफवीज लड़ते रहते थे। तो अब वो ऐसे। ऑटोमन्स जो थे वो तो सुन्नी थे, तो अब वो क्या करते हैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए, तो उन्होंने लबनान से शिया आलमों को बुला के ईरान के अंदर, जो कि पहले पूरा सुन्नी था, उसको जो है पूरा एक नया स्ट्रक्चर डेवलप किया, जिसमें आपको ये सब चीजें नजर आती हैं जो आजकल एक्सट्रीम की तरफ है। या तो उसके या अंदर तो ये जो सफवी अ, ये वो सफियों ने उस वक्त वो काम किया। तो ये 14 to 17 सेंचुरी जो जिस वक्त, और ये रेनेसा के ऊपर भी एक छोटा सा कमेंट ये है कि ये रेनेसा क्या है कि वो रिबर्थ है। रिबर्थ का मतलब ये कि उनको ये माल कहाँ से मिला, तो ये माल उनको मिला, ये 14 सेंचुरी से स्टार्ट हो रहा है। ये एग्जैक्टली कौन सी डेट है, कॉन्स्टेंटिनोपोल का पता है। जब 1453। कॉन्स्टेंटिनोपोल, हाँ वो तो जब कॉन्स्टेंटिनोपोल फतह हुआ, तो जब इस्तांबुल जो पहले कॉन्स्टेंटिनोपोल था, तो वहां से ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर के जितने भी जो ग्रीक ट्रांसक्रिप्ट्स थे, तो वेनिस के ट्रेडर्स ने एलाय कर लिया ऑटोमन्स के साथ, और वो इनकी सारी जो मैरी टाइम है उसको हैंडल करते थे ऑटोमन्स की। तो यहाँ से जो है ये सारे जो लोग हैं, जो ये डाविंची और ये वो ये सब जो या लोग जो है, ये सब लोग इटली और वेनिस के अंदर आए, और वहां पे उनको ये स्क्रिप्ट्स मिल गए, और इन स्क्रिप्ट्स या की ही बेस पे इन्होंने फिर रेनेसां को स्टार्ट किया। यस। और फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता था। और दूसरी बात जो वेस्टफेलिया और जो उसकी बात थी, तो चर्च जो है वो सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड था, और जितनी भी बादशाहतें थी उनके सरों पे ताज पोप रखते थे। ऐसे ही और है। जो प्रोटेस्ट, तो जो पावर सेंटर था वो चर्च था। और ये चर्च भी कि कैथोलिक बने क्यों बने, इस वजह से हेलेनिस्टिक पीरियड में जो आपने बताया कि वो जो 300 के अंदर एक बादशाह था रोमन, जो ईसाई हो गया था, तो उसने जो या है कॉन्स्टेंटीन। कॉन्स्टेंटीन। हाँ कॉन्स्टेंटीन, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल बनाया जिसने, या तो या उसने तो उसने जो है ना, जो रोमन गॉड्स थे जितनी भी, उनको ईसाइयत के साथ मिक्स करके ये कैथोलिक का इंस्टीट्यूशन डेवलप कर लिया। और बाद में जब बाइबल का तर्जुमा किया इसने, प्रोटेस्टेंट मार्टिन वाले ने, लूथर ने।
तो हाँ, तो उसने कहा भाई और जो उस जमाने में मार्टिन लूथर किंग के जमाने में चर्च जो है वो नजरें लेता था और जन्नत की सीटें बेचता था। तो उसने ओके कहा कि जन्नत की ओके सीटें आप कैसे बेच सकते हैं, ये तो बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं है, और आप हैं कौन। तो या पॉइंट ये है कि ये खुदा को बदनाम किया गया भगवान को मिला के उसके साथ। आई और एग्री फिर आई एग्री और उस बदनामी की वजह से उस फिर ये लड़ाइयाँ हुई, और ये सब इनका आजादी मसला है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। और हम क्यों या पीछे रह गए, क्योंकि हमारी जितनी भी हुकूमतें थी उसमें ऑटोमन्स थे, सफवीज थे, और मुगल्स थे, और मुगल्स नीचे ममलूक थे। और नीचे या ममलूक थे यानी नॉर्थर्न अफ्रीका में। और ममलूक जो है वो तो खुद गुलाम थे, मतलब उनका कोई या नॉलेज नॉलेज उनका मकसद नहीं था, जैसे नॉलेज या डेवलप करना एक मकसद होता है किसी, और अब्बासियों ने की जैसे, तो उनका टारगेट या नहीं था। पॉइंट ये है कि या इस दौरान में हम पीछे रह गए इन सारे या आई सोशल एग्री एंड। आई थिंक जिया सर वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स, हमें आप वापस आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ममलूक भी वैसे दो थे, एक आपको ममलूक इधर भी नजर आते हैं जिनके अंदर आपको गैसुद्दीन बलबन शेरशाह सूरी वगैरह नजर आते हैं मुल्तान साइड के अंदर जिन्होंने रोड्स बनाए थे, या और ममलूक ममलूक आपको कुछ नजर आते हैं जो अफगान साइड से इधर हमारे ट्राइबल एरियाज के अंदर आए थे, ये पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन विद टोरेंट। कुछ यहाँ पे ममलूक नजर आते हैं जिन्होंने एक्चुअल में दिल्ली सल्तनत वगैरह और ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके अलावा आपको कुछ अफ्रीकन साइड पर नजर आते हैं ममलूक जिन्होंने एक्चुअल में मंगोल से बिलड थे, जिनके अंदर आपको वो जिनकी एक आंख नहीं थी, मुझे नाम बोल रहा हूँ उनका, बाइबर्स। बाबरस 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 या बाबरस वगैरह आपको लेकिन वो वाले ममलूक 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 का मतलब होता है ओन्ड, ममलूक का मतलब होता या है ओन्ड, ये या सब गुलाम थे, या कॉमन बात है कि गुलाम एक्चुअली यस थे। यस प्लीज कंटिन्यू। ओके हम अब कंटिन्यू करते हैं। ओके सो नेक्स्ट थिंग इज अब तो हमने बात कर ली ना पॉलिटिकल साइड के ऊपर कि रेनेसांस के अंदर पॉलिटिकली क्या हो रहा था, पार्स किस तरह थी, करप्शन किस तरह थी वगैरह वगैरह। अब हम आते हैं इंटेलेक्चुअल साइड के ऊपर। इंटेलेक्चुअल साइड में हमें फिर देखते हैं द ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या है कि जो चर्च था ना वो व्हाट वी गाइस से कि रोकथाम थी फलसफे की तरफ, और जो इंसान की बुनियादी जरूरियात थी ना, या जो इंसान की बुनियादी जो उसका स्केप्टिसिज्म या उसके दिमाग में सवाल आते हैं, सो उसकी रोकथाम हो रही थी। जिस घर से फलसफे की या साइंस की किताब मिलती थी, ये वाला सीन था चर्च की तरफ से, ये ऑर्डर थे और ये शरई असूल था अहले यूरोप के यहाँ, ओके उस टाइम के अंदर। सर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे रिएक्टिव होने के बाद अवाम ने थोड़ी सी वट वी से जीत महसूस की ना, और थोड़ा सा फ्रीडम मिला, और चर्च की जरा अथॉरिटी थोड़ी सी कम हुई। वो हमें फिर नजर आता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म इज व्हाट कि आपकी जो एक वट एवर यू हैव, वट टाइप ऑफ नॉलेज मैटर ही नहीं करता आपके पास क्या है, वट क्वेश्चन यू हैव, वट आर्ट यू हैव, वट नॉलेज यू हैव, वट साइंस ऑफ यू हैव, कम विद इट। दैट्स व्हाट द सॉर्ट ऑफ ह्यूमनिज्म इज। इंसान होने के नाते वट एवर योर थॉट इज, वट एवर योर लॉजिक इज, कम विद दैट। सो हर वो चीज जो इंसानी सोच, इंसानी फिक्र, इंसानी आर्ट, इंसानी लिटरेचर से रिलेट करती है, दैट कम्स, और उस पीरियड को और उस फिलोसफी का ह्यूमनिज्म। ओके और इसके बाद रेनेसांस में क्या हुआ, रिबर्थ हुआ इंटेलेक्ट का, विजडम का। और मैं बता चुका हूँ इंटेलेक्चुअल और विजडम के रिबर्थ के लिए, जिस तरह सर जिया ने बड़ा ब्यूटीफुली उसको एलेबोरेट किया कि किस तरह से ट्रांसलेशन मूवमेंट ऑफ मुस्लिम्स ने भी किया था, अल किंदी ने, अल फराबी ने, इब्न हशाम ने, इब्न रुश्द ने वगैरह वगैरह। स्केप्टिसिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म के अंदर क्या होता है कि जस्ट बिकॉज के वो रिवील्ड नॉलेज को या अथॉरिटी ऑफ चर्च को डिनाई कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, तो उन्होंने ज्यादा फोकस किया ह्यूमन बेसिक पोटेंशियल को। तो एम्पिरिसिज्म क्या होता है, एम्पिरिसिज्म या एम्पेरिकल टेक्निक ऑफ इवेल्युएटिंग द नॉलेज क्या होता है, उसके अंदर हम ये कर रहते हैं कि हमारी जितनी सेंसेस है ना, हम सेंसेस की बेस के ऊपर पैटर्न इकट्ठे करेंगे, उनके ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। सो नॉलेज एम्पेरिसिज्म होता है कि नॉलेज की जो प्रोडक्शन है, इट्स अप टू योर सेंसेस कि इससे कितना नॉलेज जनरेट हो सकता है। सो दैट्स व्हाट एम्पिरिसिज्म इज कि नॉलेज का सारा दारोमदार इट इज ऑन एक्सपेरिमेंट्स। और एक्सपेरिमेंट्स कहाँ से हो रहे हैं, आपके सेंसेस से इकट्ठे हुए हुए पैटर्न्स की साइड से। एंड द स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म इज लाइक आप स्केप्टिक होते हो, तजस्सुस, सानी सोच वगैरह वगैरह। सेक्युलर ह्यूमनिज्म, सेक्युलर ह्यूमनिज्म में किस तरह के भाई जब आप ह्यूमन है ना, तो हमारे अंदर कुछ फिल्थ और कुछ फुजारत भी रहती है, या व्हाट सॉर्ट ऑफ डिजायर्ड बेस्ड आर्ट भी रहता है, जिसको अक्सर लोग पोर्ट्रे करते भी हैं इन फॉर्म्स ऑफ कि आप अपनी आर्ट के अंदर, अपनी पोइट्री के अंदर शायद 18+ चीजें या कुछ सेक्सुअल असॉल्ट्स को पोर्ट्रे कर रहे हो। तो इस तरह की चीजें आनी शुरू हो गई रेनेसांस के अंदर। तो लोगों ने सोचा कि हम क्या किया जाए, लेकिन वो वैल्यूज को
डिनाई कर चुके हुए थे, तो उन्होंने ह्यूमनिज्म को सेकुलर कर दिया। सेकुलर ह्यूमनिज्म मतलब कि वट एवर योर थॉट इज, कम विद इट, इवन कि अगर ये फिल्थी भी है और डिजायर बेस्ड भी है। तो आप उस जमाने की ड्राइंग्स देखते हो, आपको इवन सेक्सुअल इंटरकोर्स की भी ड्राइंग्स मिल जाती हैं। सो सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड्स, लेकिन मैंने वो चीजें, वो पिक्चर्स ऐड भी करनी थी, लेकिन खुद देख लीजिएगा कि यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर जब आप आर्ट में जाते हैं तो आपको किस तरह से डिजायर्ड बेस्ड फिल्थी आर्ट भी नजर आता है। एडवांसमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स जिसके अंदर हमें साइंटिफिक, हमें गैलीलियो नजर आते हैं, मैकियावेली नजर आते हैं, ठीक है। एडवांसमेंट्स में अंदर फिलोसॉफिकली, और उसके अलावा लियोनार्डो दा विंची नजर आते हैं। और उसके अंदर इन टर्म्स ऑफ अगर हम एक्सप्लोरिंग बात करें तो हमें वास्को डा गामा नजर आते हैं। इसके अलावा फर्दर ऑन के हमें फिर मशीन नजर आती है कि प्रिंटिंग मशीन सेट होती है, जिसकी वजह से रेनेसांस पीरियड के अंदर या उस इंटेलेक्चुअल रीबर्थ के अंदर बूम नजर आता है। साइंटिफिक एडवांसमेंट्स जो एक्चुअल में रीजन बनी थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ, क्योंकि साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हो रही थी, नाउ दे हैव मोर मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर, जिसकी बेस पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। एंड द इवॉल्वमेंट ऑफ सेकुलरिज्म जो कि स्टार्ट हुआ था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद। ओके, अब हम बात करते हैं द ग्रेट पर्सनैलिटीज। मार्टिन लूथर 1483 टू 1546, द पर्सन जर्मन था, प्रीस्ट, लैटिन से जर्मन के अंदर बाइबल को ट्रांसलेट करके अवाम के अंदर स्टार्ट कर दिया। गैलीलियो गैलीली, हु इज गोना टेल मी, कौन था? ब्रदर, वी ऑल नो स्पीड ऑफ साउंड एंड फिजिक्स एंड स्टार्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स एंड ऑल दैट, ठीक है। गैलीलियो गैलीली फकीर था, एक बात याद रखनी है, लेकिन उसका स्पिरिट चेक करो। 1546 टू 1642। नेक्स्ट इज द लियोनार्डो दा विंची, पेंटर, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था सोसाइटी का। मोनालिसा एंड ऑल दैट 1452 टू 1519। और वास्को डा गामा, एक्सप्लोरर, जो एक्चुअली में 1499 के अंदर पुर्तगाल से कोलकाता आया था। निकोला मैकियावेली, द प्रिंस, इटालियन फिलोसोफर्स मॉडर्न डे के अंदर, हाउ टू मेक अ कल्ट, और पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर मैकियावेली बहुत, और इसको वैसे फर्स्ट फिलोसफर या फर्स्ट थिंकर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स भी कहा जाता है निकोला मैकियावेली को। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या अगर आपने कभी डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स को पढ़ा तो आपको मैकियावेली लाजमन पढ़ाया जाएगा। 1469 टू 1527। नेक्स्ट वन इज विलियम शेक्सपियर, 1564 टू 1616। अब कोई बता दे यार शेक्सपियर कौन था? रोमियो जूलियट, कोई तो बताए गाइस, इजी सीन है। नेक्स्ट वन इज थॉमस मोर, इसका तो खैर मुझे भी आइडिया नहीं है, बट नेक्स्ट वन इज जोहानस गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग जिसने प्रिंटिंग प्रेस बनाया था। और मार्टिन लूथर का अगर आपको आइडिया हो तो उसने इसी के प्रिंटिंग उठाकर एक व्हाट वी से पब्लिकेशन सेट की थी। तो जोहानस गुटेनबर्ग ही वो शख्स था कि जिसने प्रिंटिंग मशीन बनाया था, प्रिंटिंग प्रेस क्रिएट किया था मार्टिन लूथर ने। और यही गुटेनबर्ग की ही वो प्रिंटिंग मशीन थी जिसको हमारे माशाल्लाह से उस्मानी खुलाफा ने उस्मानी उलमा ने बात की थी कि कुरान या कोई मजहबी चीज या कुछ भी छापना प्रिंटिंग मशीन से ये हराम है। और 500 साल तक प्रिंटिंग मशीन हराम रही थी। माशाल्लाह से आज हमारे बहुत छपते हैं, लेकिन हमारे मुसलमान हुक्मरानों ने या मुसलमान स्कॉलर्स ने 500 साल तक इसी छापने को हराम करार दे दिया हुआ था। सो दैट व्हाट जोहानस गुटेनबर्ग डिड। ओके गाइस, नाउ मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन। बता देते हैं यूरोप बैकग्राउंड, ग्रीसो रोमन एम्पायर, उसके बाद रोमन्स के मुतालिक पढ़ा, ग्रीक से मुतालिक पढ़ा, पेलोपोनेशियन वॉर पढ़ी। और ग्रीस में देखा कि हमारे पास एथेंस थे, स्पार्टन्स थे, मैसेडोनियंस थे, रोमन्स थे, वगैरह वगैरह। और फिर पेलोपोनेशियन वॉर हुई, और किस तरह से प्री प्लेटोनिक, प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स, पाइथागोरस, डियोगमीज, डेमोक्रिटस, सेनेका, एपिक्रस, के अलावा अरिस्टोटेलियन फिलोसफी, आर्शिमेडेस वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर हमें इवॉल्वमेंट ऑफ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, और रियलिज्म की बेस के ऊपर फिर हमें मैसेडोनियन एम्पायर का इतना बड़ा एक्सपेंशन नजर आता है। और उसके बाद फिर हमें चलते हैं हम क्लासिकल एंटिक्विटी के अंदर ही रोमन्स की तरफ। रोमन्स के अंदर हमें फिर जो रोमन्स रिपब्लिका था उसके बाद अगस्टस के टाइम पर एक पीस नजर आता है। और फिर जस्ट बिकॉज के कॉन्स्टेंटीन क्रिश्चियन हो गया था तो कैथोलिक्स, और उन चीज़ों का बर्थ होना। उसके बाद डिवीजन वजह ना जस्ट बिकॉज ऑफ द फिलोसॉफिकल या ग्रीडी नेचर की वजह से जो क्लैशेस थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर आपस में डिवाइड हो गई। और
जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी उसको बाइजेंटीनी का ने शुरू कर दिया, जो बाइजेंटीन एम्पायर, और वेस्टर्न रोमन एम्पायर थी वो व्हाट वी से वो बनी जिसका डाउनफॉल नजर आया 5th सेंचुरी के अंदर। उसके बाद हमें फिर उस साइड के अंदर नजर आता है डार्क एज 500 साल की तकरीबन तकरीबन। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो बचा कुछ उनका लिटरेचर फलसफा चीजें थी, उनको वो आकर वाइकिंग्स खा गए, या उधर से मुसलमान भी आ रहे थे और वो चीजें वगैरह हो रही थी, ठीक है। सो उधर से मुसलमान उठ रहे थे, यहाँ से रोमन्स का गिरना स्टार्ट हो गए। देन हम 18th और 8th और 9th सेंचुरी के अंदर जाकर देखते हैं एक छोटे लेवल का रेनेसांस हो गया था। फिर ट्रांसिशन मूवमेंट ऑफ अपेसेट्स या मुसलमानों के, किस तरह से उन्होंने ग्रीक्स को लिटरेचर को जमा किया, और किस तरह से उसकी वजह से हमारे यहाँ भी मोतजिला के फिरके और वो वगैरह चीजें निकली, जिनके अंदर बड़े बड़े थिंकर अल फराबी, अल किंदी, इब्न रुश्द, इब्न हशाम वगैरह वगैरह। और देन आफ्टर दैट हमें कुछ चीजें नजर आती हैं कि बहुत बड़ी ताउन का मर्ज फैला और यूरोप पहले बदहाल था। फिर क्रूसेडर्स होती हैं, और क्रूसेडर्स के अंदर क्या सीन रहता है कि चर्च के पास अथॉरिटी और पावर आती है, जैसे कि इसके चर्च ने बहुत बड़े लेवल की वो दी होती है, क्या दी होती है, सेक्रीफाइस दिया होता है, ब्लडशेड दिखा होता है, तो उनके पास अथॉरिटी आ जाती है। लेकिन चर्च को अपनी अथॉरिटी के जाने का बहुत अंदेशा रहता है, जिसकी बेस पर वो साइंस को, एडवांसमेंट्स को, या व्हाट वी से प्रोग्रेस को रोक के रखते हैं कि हमारी कोई चैलेंज ना हो जाए। उसकी बेस पर ही वो कुछ इनसिक्योरिटीज की बेस के ऊपर ही चीजें इम्पोज करके रखते हैं, राइट, जस्ट बिकॉज उनकी अपनी भी कुछ चैलेंजेस, कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं। देन वी से द रोल ऑफ मार्टिन लूथर और उसका ऑल डैट, और उसके बाद किस तरह से उन्होंने लैटिन से और हेब्रू को जर्मन में कन्वर्ट किया, फिर पब्लिशर्स काम किया, और गुटेनबर्ग की मशीन भी आ चुकी हुई थी। उसके बाद वाम रिएक्टिव होती है, फिर प्रोटेस्टेंट्स नजर आते हैं ऑर्थोडॉक्स किस्म के, और देन हमें 100 ईयर्स ऑफ वॉर नजर आता है। और 100 ईयर्स ऑफ वॉर के अंदर हमें नजर आता है कि बहुत ज्यादा ब्लडशेड होता है, एंड देन वी गो फॉर द 30 ईयर्स ऑफ वॉर, एंड दैट एक्चुअली एंडेड इन फॉर्म ऑफ ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया इन 1648, जिसके अंदर रिलीजन को साइंस से, रिलीजन को स्टेट से अलग किया जाता है पॉलिटिक्स से, ये कह के रिलीजन इज causing a lot of chaos and incompetence in all that, क्योंकि हर फिरके का, हर चीज की अपना एक रिलीजन है, अपना एक सब्जेक्टिविटी है, और थॉट्स का क्लैश होता रहता है। दैट्स इट। और उसके अगर हम बैक में चले जाएं, हमें बहुत बड़े फिलोसफर्स, बहुत बड़े थिंकर्स नजर आते हैं, जिन्होंने एक्चुअली में रेनेसांस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। लियोनार्डो दा विंची, और उसके अलावा बेतहाशा और। सो दैट वाज ऑल गाइस। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, well now I'm open to you, so open to you and all your questions, guys. Hello. Mahnoor, Hadia, Fahad, all clear? Guys, I hope you are with me. Yes, we are. Okay, yes. Okay, now one by one I'm going to every participant. Initially, Bisma, to you. जी आसिफ। आई थिंक कि आपको पॉइंट्स वगैरह समझ आ गए होंगे, और आपका कोई रिव्यू या कोई क्वेश्चन या एनीथिंग यू वांट टू ऐड? नहीं, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मैं थोड़ा सा अपने तौर पे रिसर्च करना चाहूँगी कि बेसिकली जैसे आपने कहा कि 100 ईयर्स ऑफ वॉर थी जो कैथलिक्स की और ऑर्थोडॉक्स की, प्रोटेस्टेंट्स की थी, तो उस पर थोड़ा Yes. कुछ है कि मैं आई नीड टू लर्न मोर अबाउट दैट, कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे क्या हुआ, कि मतलब कौन सा उनका जो सेक्ट था वो ज्यादा पावरफुल फिर हो गया इतना, दैट वाज प्रोटेस्टेंट्स मे बी, क्योंकि उन्होंने रिलीजन को Yes. किक आउट कर दिया था। इसके Yes. बारे में थोड़ा सा Yes. मुझे, हाँ, आई नीड मोर नॉलेज अबाउट दैट। ओके, कैथोलिक्स एक्चुअली में वही लोग थे जो चर्च वाले थे, ठीक है। और चर्च, अब रिमेंबर कि जब चर्च ने देखा ना कि अवाम के अंदर कुछ हद तक शऊर आ रहा है और वो गुलामी वगैरह तोड़ रहे हैं और वो उनका फियर का लेवल नीचे आ रहा है, तो चर्च ने क्या अपनी पॉलिसी में चेंज किया, और चर्च स्टार्टेड मतलब इनकरेज करना स्टार्ट कर दिया मोर ओवर उस फिलॉसफी को और उन चीजों को, जिसकी बेस पर हम देखते हैं कि बाद में चर्च का थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी नजर आती है। तो जो कैथोलिक्स थे और अवाम के अंदर फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्कॉलर्स को या उन लोगों को या चर्च की साइड पर भी थे।
सो चर्च वाली साइड और होगी, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो देवर अगेंस्ट द चर्च, और जो चर्च के सपोर्टर थे जो कि एक बड़ी नंबर पे मौजूद थे, तो ये प्रोटेस्टेंट्स इनके भी अगेंस्ट हो गए हुए थे, राइट। सो जिसकी बेस के ऊपर फिर इधर भी बहुत बड़े लेवल पे चीजें थी, जस्ट बिकॉज के वो बियर कर रहे थे और वो रिएक्टिव हो चुके थे जब उनको मार्टिन लूथर के थ्रू चीजें वगैरह मिली। नाउ दे आल्सो हैव द एस्टैब्लिश्ड फिलॉसफी और इंटेलेक्ट, और इनके पास सारे एविडेंस मौजूद हैं कि तुम गलत थे। लेकिन इनके पास क्या था कि इनके लिए या इधर के अवाम के लिए, जो इनके फॉलोअर्स थे, इनके लिए ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हैं। इनको ये इनसिक्योरिटी थी कि शायद हमारे मरने से शायद गॉड का खत्म हो जाएगा, रिवोल्ड नॉलेज अपनी वो व्हाट वी से वो सिग्निफिकेंस खो बैठेगा। So for these insecurities, they also have some lot of numbers in public, ठीक है। और इधर प्रोटेस्टेंट से और फिर इनके दरमियान एक ब्लड शेड होता है, ठीक है। सो या दिस वाज द थिंग, both have power, both have persons, लेकिन ये अपने मौके पे काम थे, ये अपने मौके पे काम थे। इनके पास भी लोग थे और इनके पास भी बहुत बड़े लेवल के लोग मौजूद थे। ओके बिस्मा, Okay, okay. Thank you so much. Thank you. okay, thank you very much. Okay, so Khadija, I hope, do you have anything? Like you want to add anything you ask? अल्हम्दुलिल्लाह। Want? Okay, नहीं, आगे के सेशंस में इंशाल्लाह क्वेश्चंस हैं काफी सारे। okay, 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 ठीक है। So हाथिया, महनूर, फहद, या सर मैं आप एंड पर आता हूँ आपकी तरफ। Anyone? Okay, so हाथिया, yes, हाथिया, Can you hear me? yes. अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग का कंफर्म करना था, तो रिकॉर्डिंग ले लीजिए बिकॉज ये काफी सुधारी चीजें कोर्स की पढ़ने वाली हैं। Okay, okay, so ठीक है, it's fine. So now Zia sir, do you want to add something or do you want to ask something? हाँ, दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये Okay, कि वो जो शुरू में बात हुई आइडियलिज्म और रियलिज्म की, तो yeah, उसमें माइंड माइंड और मटेरियल दो चीजें हैं। yeah, okay, तो वो जो सोक्राट और प्लाटू हैं, वो कहते हैं कि रियलिटी जो है ना वो माइंड डिसाइड करता है। और जो उसके बाद अरस्तु आया, उसने अपने इन दोनों से मुखालिफ बात की। इख्तलाफ उसने किया, कहा कि मटेरियल, हाँ, और कहा कि मटेरियल डिसाइड करता है, माइंड जो है ना वो उसके ताबे है। ये okay, बेसिक डिफरेंस है, और यही आगे तक अभी जहाँ भी आप जो भी बात देखेंगे उसमें इसका एम्पेरिसिज्म हुआ या जर्मन आइडियलिज्म हुआ या जो भी हुआ, जो भी बाद में हुआ, वो सब इसी के फुटनोट है, कहा जाता है। अच्छा, दूसरी चीज yeah, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री है जो इस पूरे के अंदर डिस्कस हुई है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि वो डिसाइपल्स थे, जो जिन्होंने ये बाइबल्स लिखी हैं, जॉन पीटर वगैरह, yeah, वहां से yeah, yeah, बात yeah, शुरू हुई। उसके बाद दूसरा लेवल आया कि जब ये नीरू ने ये सारे क्रिश्चियंस को मरवा दिया रोमन एम्पायर में। और तीसरा फिर लेवल आया कि जब कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया। अब वहां पे जो हुआ वो ये हुआ कि ग्रेट शिज्म हो गया, जो आपने बताया कि ईस्टर्न और वेस्टर्न में आया। तो वहां पे सबसे पहला फिरका बना क्रिश्चियनिटी के अंदर, एक कैथोलिक, जो ये कहते थे कि जो इन्होंने रोमन वो पॉलिथिज्म को मिला के जो ये पोप और चर्च और ये सब सिस्टम बनाया हुआ था, बिशप बिशप, उससे हट गए। तो जो लोग हट गए वो ईस्ट में आके कॉन्स्टेंटिनोपोल में बस गए, वो लोग कहलाते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो पहला फिरका जो क्रिश्चियनिटी में बना वो प्रोटेस्ट वो सॉरी वो कैथोलिक्स Catholics, एंड ऑर्थोडॉक्स yes, ऑर्थोडॉक्स थे। अच्छा, तीसरा जो फिरका था वो कॉप्टिक्स हैं, जो कि ये मिस्र में और ये जो अरब क्रिश्चियंस कहलाते हैं, नजरान वगैरह के, ये पहले yes, से एक चल रहा था, जो नजाशी वगैरह है। तो यानी yeah, तीन आपको नजर आते हैं इस लेवल पे, एक कॉप्टिक्स और एक ऑर्थोडॉक्स और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, जो अभी यूक्रेन वगैरह रशियंस जो है, और एक yeah, कैथोलिक। और उसके बाद yes, फिर इन तीन के बाद चौथा फिरका जो बना वो बना प्रोटेस्टेंट्स का, जो आपने बताया गुटेनबर्ग बाइबल वाला, वो चौथा yeah, फिरका बना। और फिर पांचवा फिरका जो प्रोटेस्टेंट्स के बाद बना, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का, वो हेनरी द फिफ्थ था, उसको बादशाह को उसकी बीवी को तलाक नहीं देने दे रहे थे, तो उसने अपना चर्च बना लिया, जो आज चर्च ऑफ इंग्लैंड, जहाँ पे ये डायना की शादी होती है।
तो वो सब वो उन लोगों का है। तो बेसिकली जो ये 100 साल की जंगें थी, ये बेसिकली प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स और ये चर्च ऑफ इंग्लैंड वालों के ऑर्थोडॉक्स। दरमियान। ओके। और नहीं, ओके। ऑर्थोडॉक्स उधर है, वो ईस्ट में। वो उनको फिर खत्म कर दिया इन्होंने, ऑटोमन्स ने हमारे। वो उस तरफ थे, माशा। ईस्ट वाले थे। और जो वेस्ट वाले थे वो फिर भाग के वो लोग वीनस में आ गए, और वो फिर बाद में रेनेसां का सबब बने। तो ये दो चार चीजें थी जो ऐड करना चाहता था। थैंक Okay. So Hadia asked a question कि where is Jew during this period? Okay. Do you want to say something, Yasser? यू। ज्यूस ज्यूस तो यूरोप में रहे हैं, वो यूरोप में थे। और ये एंटी सेमिटिज्म की बुनियादी वहां से पड़ी। जो क्रिश्चियंस थे वो ज्यूज उन क्रिश्चियंस जो है वो ज्यूज से नफरत करते थे हमेशा से। और वो उनको इवन यरूशलेम नहीं आने देते थे, और उनसे लड़ते थे। और उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन्स के तौर पे डाला हुआ था उन्होंने यूरोप के अंदर। और रशिया में, यूरोप में ऑर्थोडॉक्स भी उनसे नफरत करते थे, प्रोटेस्टेंट। और ये भी इनसे नफरत करते थे, कैथोलिक्स भी। और ये मोस्टली यूरोप में और रशिया में पाए जाते थे। अरब के अंदर जो थे वो जजीरा नुमा अरब से तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही निकाल दिया उनको थे, निकाल दिया थे। निकाल दिया गया था। निकाल दिया गया था, लेकिन ये लोग बस गए थे, ये फ़लस्तीन, लबनान और ये जो Yes. सीरिया और ये जो मतलब खैबर जो वाला उनके साइड। सरहदी इलाके। नहीं, खैबर वगैरह, ये जजीरा नुमा अरब मतलब सऊदी अरब जो है अभी, इससे तो निकाल दिया। ओके ओके उसके ओके ओके बाद, ओके। हाँ, या। उसके बाद ये जो लबनान, फलस्तीन, ये जो अभी इलाका है जहाँ इसराइल बना हुआ है, इस तरफ चले गए थे। और नॉर्थ में जो है ये सीरिया में चले गए थे, तो दमिश्क में पनाह ले ली थी इन्होंने। और बाकी ये कि कुछ लोग उधर चले गए थे, जो ईस्टर्न साइड पे वहां से होते हुए रशिया चले गए थे। तो या। ये लोग, और इनका कोई खास रोल नहीं था मतलब हिस्ट्री के अंदर। ये सेकंड ग्रेड सिटीजन्स के तौर पे पड़े हुए थे, अनटिल अनलेस वो जो थ्योडर हर्टजल ने जायनिज्म के जरिए इनको जगाया दोबारा। उससे पहले तक तो ये इनका कहीं मतलब ना इनका कोई बादशाह है, ना इनकी कोई कौम है, और ना इनका वेल, कोई मतलब चंद एक पॉलिटिकली। फिलोसफर्स हैं, मैं उनका जिक्र करता नहीं हूँ नहीं अभी। नहीं नहीं नहीं, वो अंडरलाइन देखिए, अंडरलाइन आइडियोलॉजी तो चल रही थी। वो या या आइडियोलॉजी या पे अच्छा बुरा या वक्त आता है या हिस्ट्री में, या लेकिन इनका कोई या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक कोई एक यूनिट या कंट्रोल नहीं था कि जो या आइडेंटिफेबल हो। या तो इनकी या आइडियोलॉजी पे, जैसे कुरान में भी है कि आइडियोलॉजी पे बुरा वक्त आया हुआ था और वो या चल रहा था। या। हाउ आई सी इट। So Hadia asked a question कि how were the influence physiologic? Okay, Bisma. Yes. सॉरी टू इंटरप्ट। ये जो आप लोग आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे जो हमारी करंट इज्म्स हैं वो इसी की तो कोई ऑफ शूट्स तो नहीं है, जिसमें आप कहते हैं कि मटेरियल गेन्स जो है ना वो इंसान की प्रायोरिटी है। ये कोई उसकी ऑफ शूट्स तो नहीं है जिसमें आप मतलब शख्सी आज़ादी की बात करते हैं? ये कॉन्सेप्ट उसमें से तो नहीं निकला जो आप कह रहे हैं अरिस्टोटल ने कहा था? No, the thing is, आइडियलिज्म अगर आप की जो मैं बात आइडियलिज्म के अंदर आप पता क्या रहते हो कि आप व्हाट वी से आप हाँ वैल्यूज को ज्यादा लेकर आते हो। आप हाँ वैल्यूज को ज्यादा ले या वैल्यूज को ज्यादा लेकर आते हो, और इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्शियंस, और उन चीजों को मद्देनजर रखते हो ज्यादा। लेकिन आप रियलिज्म के अंदर क्या रहते हो कि आप रियल वर्ल्ड की चीजों को ज्यादा लाइक वैल्यू करते हो और सेंट्रलाइज और प्राइमरी हैसियत देते हो। आइडियलिज्म वो नहीं रहता, ठीक है। सो एज फॉर तो नहीं, लेकिन आइडियलिज्म रियलिज्म सदियों से चलती आ रही है, और या ये भी एग्जिस्ट करती है, और इस ऑफशूट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन डायरेक्ट उधर से ही निकले ये नहीं कह सकते। हो सकता है कि कोई लोकल लेवल पर डिस्प्यूट्स हो या फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हाँ, हो। मतलब बेसिकली थॉट प्रोसेस तो हो सकता है ना, यूरोप का वहां से आया जो Ye- इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह है, yes, जो yes, माइट बी मे बी अ कंसर्न फॉर दैट। it could be, it could be, yes sir, yes। ठीक है ठीक है। ये जितनी भी वेस्टर्न फिलोसफी है ना, वो टोटल जो है वो दो 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 फिलोसफीज की एक्सटेंशन है। एक yeah, प्लेटोनिक और एक एरिस्टोटल, yeah, बस। जितने जो जो माइंड या यूटोपियन या आइडियलिस्टिक फिलोसफी है वो प्लेटोनिक है, और जो yeah, रियलिस्ट एम्पेरिसिस्ट है वो yeah, एरिस्टोटल है। अब Aristotle, भले से वो yeah, आप जर्मन आइडियलिज्म वो बाद हाँ, में जो बट भी मुझे जो भी, लगा था कोई हाँ लिंक हाँ, देयर इज ये अ लिंक बेसिकली, बिकॉज़ हाँ मतलब हाँ दिस इज द फुट नोट्स ऑफ wow, प्लेटोनिक और एरिस्टोटल। yeah, इसके yeah, अलावा कोई दो बंदों के अलावा तीसरा बंदा मतलब आपको हर चीज वहां जाके मिल जाएगी। जब आप रूट्स तलाश करेंगे तो या yeah, तो इसमें मिलेगी या उसमें मिलेगी।
और ये उन्हीं का काम है जो आगे बढ़ रहा है बेसिकली। जो आज हमें सूरत नजर आती सेक्युलरिज्म और ये जो भी इज्म, जितने इज्म है वेस्टर्न फिलोसफी के, तीन मेजर फिलोसफीज हैं। वेस्टर्न है, चाइनीज है, इंडियन है और अफ्रीकन है। ये चार मेजर फिलोसफीज हैं जो कि क्लियरली डिस्टिंक्ट होती हैं। वेस्टर्न फिलोसफीज जितनी भी हैं वो या तो प्लेटोनिक है, प्लेटोनिक मतलब सुकरात प्लस प्लाटो प्लाटो, या और या फिर उसका जो अपोजिट है प्लाटो, वो है अरिस्टोटल। तो पॉइंट अरिस्टोटल। यही है, माइंड और मटेरियल। रियलिटी क्या है? रियलिटी जो है वो माइंड डिसाइड करेगा या मटेरियल डिसाइड करेगा? अगर माइंड डिसाइड करेगा तो वो यूटोपिक हो जाएगी, आइडियलिस्टिक हो जाएगी। तो आपको जितने भी यूटोपिक नजर आती है चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिज्म है इसका, मार्क्स का, कि वो कार्ल यूटोपिया, एक मार्क्स। यूटोपिक स्टेट है। हाँ। आपने थॉमस मोर का नाम लिया, उसकी किताब का नाम है यूटोप। तो यूटोपिया जो है हाँ। ये या इसके हुमर का यूटोपिया था। तो ये जहाँ पे माइंड कुछ लीड कर रहा है ना, तो वो कोई भी आइडियोलॉजी हो जहाँ पे माइंड लीड कर रहा है और मटेरियल को डिक्टेट कर रहा है, तो वो आपका आइडियलिज्म है। और जहाँ मटेरियल डिक्टेट कर रहा है, आपके एक्ट्स डिक्टेट कर रहे हैं आपके माइंड, तो वहां पे जो है वो आपका ये जो, जैसे अलेक्जेंडर आपने बताया अरस्तू का शागिर्द था, पूरी दुनिया फतह की। और इसके अलावा कैपिटलिज्म है, ये एम्पेरिसिज्म की मतलब मटेरियलिस्टिक या थॉट्स हैं कि या मटेरियल पे आप हाँ। तवज्जो दें, इट विल डिक्टेट द माइंड। तो ये बस इन well दोनों it's का ही। we can say it's a like a डिजायर्स वैसे कॉन्शियस का आप एक ले सकते हैं, क्योंकि आप कुरान पढ़े ना तो अल्लाह ताला रोट अबाउट इट। सो जो कॉन्फ्लिक्ट अंदर पैदा होता है ना वो कॉन्शियस का और डिजायर का होता है। कॉन्शियस इज व्हाट विच इज जमीर बेस्ड या वैल्यूज बेस्ड के अंदर, और डिजायर्स का क्या रहता है, डिजायर के अंदर आप मटेरियलिज्म या मटेरियल अप्रोच की तरफ जाते हो। ठीक है। सो आई थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव पे जो आइडियलिज्म वाली साइड आती है ना, मुझे इसको लगता है कि इसको जो सेंट्रलाइजेशन दे रही है ना, या जो इसको पावर दे रही है, वो आपकी जमीर दे रहा होता है। कि जमीर से मुराद द थॉट प्रोसेस और माइंड थिंग भी कह सकते हैं, लेकिन डिजायर से मुराद रियलिज्म जिसको एक्चुअल में बैक एंड कर रहा है। सो वो आप फिर मटेरियल वर्ल्ड को देकर चलते हो। ठीक है। सो कुरान रॉट अबाउट दीज ट्रूथ्स टू। वहाँ लाइक हाथिया, दीज आर द क्वेश्चन व्हिच शुड बी आस्क्ड जब हम किसी फलसफे का लाइक हमें इसका एक अलग सेशंस करना पड़ेगा। अरिस्टोटल वाज सो डिफरेंट फ्रॉम हिज टीचर्स टीचिंग। ओके। सो अरिस्टोटल एक्चुअल में टीचर्स प्लेटो का ही टीचर था। तो मैं आपसे सिंपल सवाल करता हूँ कि इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा से इतने डिफरेंट क्यों थे? सिंपल क्वेश्चन। सो या ओके। तो इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा से बेज़्यादा डिफरेंट थे, वगैरह वगैरह मामला। तो थिंग इज कि उनका थॉट प्रोसेस, या आई डोंट नो द बेस्ट वर्ड, आई डोंट नो, आई डोंट नो। इफ आई में असिस्ट। यस या यू श्योर। हाँ हाँ, बेसिकली इल्म जो है ना वो नफ्स से पैदा होता है। इल्म जो है, जो नॉलेज है, वो प्रोड्यूस होता है क्रिटिसिज्म से। तो क्रिटिक जो है, क्रिटिक मतलब बेसिकली जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है, यानी सिंथेसिस है। सिंथेसिस जो है वो एक डायलेक्टिकल प्रोसेस है, यानी कोई भी चीज जो बनती है ना, उसमें एक आदमी एक ख्याल पेश करता है, दूसरा आदमी उसकी मुखालफत करता है, जिसको हम एंटीथेसिस कहते हैं। और ये दोनों ख्यालात मिलके एक तीसरी चीज बनती है जो कि असल चीज होती है। ये नेचुरल प्रोसेस है किसी भी आइडिया के बनने का। तो नहव जो है वो इल्म की बुनियाद है। आप जितनी भी किताब यानी रिसर्च जब आप करते हैं तो बेसिकली क्रिटिक होता है। तो पहले जो अरस्तु था, उसने अपने उस्ताद जो अफलातून था उसका क्रिटिक लिखा। अब इसी तरह अगर आप जितनी भी बुरा देखें, कांट की किताब है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, या इसकी किताब है मार्क्स की क्रिटिक ऑफ जर्मन आइडियलिज्म, तो जितनी भी फलसफे की किताबें आपको मिलेंगी वो सारी क्रिटिक है। तो नक़्द जो है वो इल्म की बुनियाद है। अगर नक़्द नहीं होगा, यानी कि अगर क्रिटिक नहीं होगा, तो नया इल्म कैसे पैदा होगा? तो आप देखिए कि जैसे ही अरस्तू ने, उसने अपना यूनिवर्सिटी बनाई, उसका नाम लाइसियम रखा। जो अफलातून ने बनाई थी उसका नाम एकेडमी था। उसने हर चीज को जो अफलातून ने कही थी उसको बिल्कुल सर के बल खड़ा कर दिया। तब एक नई, तभी आपको ये दो स्ट्रीम नजर आती है वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर। तो इल्म इसी तरह बनता है और ये नेचुरल प्रोसेस है।
जितने भी आपका एमफिल होता है, पीएचडी होता है, उसके अंदर आपको क्रिटिक ही लिखना होता है, जितने भी आपके रिसर्च पेपर हो। तो क्रिटिक का रास्ता अगर बंद किया जाएगा तो इल्म में जमूद आ जाएगा, जैसे हमारे यहाँ आया हुआ है। और क्रिटिक का रास्ता जब तक खुला रहेगा, नख्त होता रहेगा, नई नई, तभी नई चीजें सामने आएंगी। तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ नॉलेज। वन थिंग मोर, कि क्रिटिक ही एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी कॉज करता है, जिसकी बेस के ऊपर आप नए डायमेंशन की तरफ जाते हो। सो जो एक पहले एक चीज सेट हुई हुई है उसके अंदर ह्यूमिलिटी आएगी, जिसे इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी कहा जाता है। एंड प्लेटो टू आप प्लेटोनिक लिटरेचर में आपको चीजें मिल जाती हैं। Anyway, guys, it was a good session. So I think we guys should leave. Okay. So we'll see you in the next session. Allah Hafiz. Okay, guys. अल्लाह, थैंक यू।